The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 152 में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, नए रंग में और नए रूप में। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दीपावली बहुत सुंदर रही होगी, बहुत खूबसूरत रही होगी और इस बार हर बार की तरह आपने बहुत खुशियां बांटी होंगी, बहुत प्रसन्नता इकट्ठी की होगी अपने आस पड़ोस में, घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में। तो आज दीपावली के एक हफ्ते बाद फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस शो में जुड़े हुए हैं। इस वक्त दिल्ली ब्रिजवासन में हिंदी के प्रवक्ता हैं राकेश चांदना जी। राकेश चांदना जी बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि पूरे एक रग रग में उनके जोश भरा हुआ है। अगर हम बात करें शिक्षा की, साहित्य की, हिंदी की, कला की, अभिनय की, उनसे बात करते ही बड़ी ऊर्जा की अनुभूति होती है, बहुत ताजगी महसूस होती है। तो ऐसे राकेश चांदना जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। हम स्वागत करते हैं द टीचर शो के एपिसोड 152 में राकेश सर का। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर्वप्रथम डॉक्टर भट्ट साहब को और जोशी जी उपलब्ध हैं, जोशी जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं सर। आपने मुझे इस शो में आने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपने सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, जिनके साथ मैं पिछले कुछ एपिसोड में जुड़ा हूं, उनको प्रणाम करता हूं और मेरे निवेदन पर जो मेरे छात्र या मेरे जानने वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि आपने अमूल्य समय इस शो के साथ दिया। और जोशी सर को प्रणाम, भट्ट सर को प्रणाम और सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद चांदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी सर का स्वागत है एक हफ्ते बाद। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जोशी सर स्वागत है आपका। सर माइक में अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है आपका। माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ आप ठीक है सर। मुकेश बहुगुणा जी और हेमंत जी को भी इन एब्सेंशिया उनको भी नमस्कार। हाँ हेमंत, मुकेश बहुगुणा जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं। कुछ देर पहले प्रकट हुए थे लेकिन फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो मुकेश सर आपसे अनुरोध है कि शो में आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग। आपको देखना चाहते हैं आप दीपावली के दौरान कैसे हो गए। हम तो बदल गए, आप बदले कि नहीं बदले? आप बदले कि नहीं? मैं सोचा था जब बिश साहब और बहुगुणा सर आएंगे तो मैं तब उनको प्रणाम करूंगा। तो सर अगर वो छुपे हुए देख रहे हैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ सर। नमस्कार। जी 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 बहुगुणा जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से चांदना जी के पास चलते हैं, हमारे आज के मेहमान। और मित्रों,
आज सवाल नहीं भेज पाए जोशी सर, तो आज चश्मा जो है वो बेरोजगार रह जाएगा। आज नहीं, कल से भेजूंगा आज। हाँ, अगले आज हफ्ते से सवाल नहीं आपको है। सवाल मिलेगा नमस्कार। जी। नमस्कार। बहुगुणा जी हाजिर है। बहुत ठंड में है। अरे साहब बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। अरे बाप रे, कहाँ पर हैं आप आज? हाँ हाँ, अभी मैं गाड़ी चला के अभी पहुंचा, 2 मिनट पहले कमरे में पहुंचा और रास्ते में और ठंड लग गई। कहाँ पर हैं? ऋषिकेश में है कहीं बाहर हैं? नहीं नहीं, अपने स्कूल में हूँ। ओ, स्कूल में। अच्छा। तो बहुगुणा सर, ये जो आपने शेर की खाल वाली जैकेट पहनी है, इस पर आपको वन अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सर। शेर की खाल नहीं है साहब। अच्छा, और कोई बात नहीं, चलिए हम मान लेते हैं। आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि शेर की खाल नहीं है। वैसे हमें मालूम है कि शेर की खाल है। ऐसा है क्या? अच्छा, बताइएगा मत किसी को। जी जी, किसी को नहीं बताएंगे सर, इसलिए हम अकेले में बात कर रहे हैं आपसे। चांदना साहब को जो नमस्कार। सर को नमस्कार। मैं आपको याद कर रहा था और आप उपस्थित हो गए। नमस्कार सर। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है। आज तो बड़े फिल्म शायराना हो पाकिजा रहे हैं बहुगुणा जी दीपावली के बाद। भाई एक हफ्ते आज, कई दिनों बाद आज मिल रहे हैं तो मुझे याद आ गई। पाकिजा फिल्म की गजल है ये। जी, चलिए इस गजल के साथ हम फिर से राकेश चांदना जी के पास चलते हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं, और चांदना जी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। चांदना सर, आपके बहुत सारे मैंने फोटो देखे, आपके कुछ वीडियोज भी देखे, आपका यूट्यूब चैनल भी बहुत खूबसूरत है, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज में है, मन करता है कि सारे दर्शकों को दिखाएं, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि वो चैनल में जाके देखें। हम इस चैनल पर कुछ बातचीत करते हैं। तो अ, इतनी ऊर्जा कैसे, कहाँ से, स्रोत क्या है सर उसका, सबसे पहले ये बताइए। सर इसका स्रोत अगर एक शब्द में कहूँ तो अध्यात्म है। अध्यात्म में रुचि। चार्जर की लीड है, चार्जर की लीड। बढ़िया जी सर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो आप हिंदी के प्रवक्ता हैं सर, लेकिन हिंदी के अलावा मैं आपको देखा कि आप थिएटर में आपकी रुचि है, कविता लेखन में आपकी रुचि है। तो ये रुचियां कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा बचपन से आपके शुरू करते हैं सर। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, और फिर किन गुरुओं के वरद हस्त से आप जो है इस क्षेत्र में बढ़े। आप दिल्ली के मेंटोर टीचर भी हैं। बहुत सारे शिक्षक मैं देख रहा था पिछले कई एपिसोड से बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, चाह रहे थे कि आप शो में आए, और आज अंततः वो दिन है जब आप हमारे साथ हैं। जी सर मैं थोड़ा सुधार कर दूं। मैं मेंटोर नहीं हूं, अपने विद्यालय में टीडीसी हूं, टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर। जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। जी, जी सर। वो सर दिल्ली की टर्मिनोलॉजी में ज्यादा पता नहीं है सर, इसलिए बोल गया। सर कोई बात नहीं सर, लेकिन मुझे कहना जरूरी था। मैं स्वीकार, मौन रहना भी खतरनाक होता है, इसलिए मैंने कह दिया। सही जी किया सर। सर, जी सर। सही है। जी जी सर। जी सर। मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि आप मौन रहते तो होता कि स्वीकृत किया आपने। जी मौनम सर, बिल्कुल स्वीकृति सर। लक्षणम। लक्षणम सर। सर जी सर। जी हाँ। सर। जी सर। जी, तो बताएं सर। सर भट्ट साहब, जोशी साहब, बहुगुणा जी और मेरे सभी दर्शकों को मैं पुनः प्रणाम करते हुए बताता हूँ कि मेरे माता पिता जब देश का विभाजन हुआ था तो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से विभाजन के समय यहाँ पर आए और ओह, दिल्ली में आना हुआ। जी सर, ये मेरी पृष्ठभूमि रही। तो दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ और मैं अपने माता पिता के सबसे छोटा संतान था सबसे। और दिल्ली में जन्म हुआ और पहले चौथी कक्षा तक मैं सरस्वती विद्यालय में पढ़ा, जो हिंदू संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और चौथी के बाद पांचवी में मैं सरकारी विद्यालय में मेरा प्रवेश करवा दिया गया। आपने अभिनय की बात की, तो अभिनय का जो मुझे लगता है भट्ट साहब की भीतर में ना अंदर होता है, वो कीड़ा, वो बीज होता है, वो मौका देख के फूटता है। ये जलवायु देखकर फूटता है, उसको मृदा मिलती है। तो एक छोटी सी घटना साथ साथ शेयर करता हूँ और जर्नी भी साथ में क्लियर हो जाएगी। हमारे यहाँ पर हमारे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक, और वो विद्यालय के बाहर गोला बेचते थे, बर्फ का गोला, और बड़े सुंदर थे शक्ल से, और लगते नहीं थे कि वो कोई ठेले वाले हैं। तो साथ में रामलीला में राम का रोल भी किया करते। तो मेरे भाई और मेरे भाई के जो बड़े मित्र थे, उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमें नाटक सिखा दीजिए, हम स्कूल में करेंगे। मैं भी पीछे पीछे उनके चला गया।
उन्होंने मुझे भाइयों ने और उन्होंने भगा दिया, तेरे बस का नहीं है, तू मत कर, चल यहाँ से, जैसे बच्चे करते हैं, भगा दिया। तो रजौरी गार्डन में एक बिंद्रा पार्क है, तो मैं झाड़ियों में छुप कर देख रहा था कि वो कैसे सिखा रहे हैं, अशोक जी जो रामलीला में राम का रोल करते थे और हमारे स्कूल के बाहर गोला बेचा करते। तो मैं छुप कर देख रहा हूँ। मेरे भाई और उनके मित्रों ने तो नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैंने अपने 5वीं के स्कूल में किया। वो जो प्रस्तुति थी वो मुझे आज तक नहीं भूलती। कैसे कैसे एक माँ के व्यक्ति की मर जाती है और वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। उसके बाद से शिक्षकों ने और बच्चों ने मुझको गले लगा लिया, इतना प्यार किया, बार बार इंट्रोड्यूस किया, तो शायद भीतर में था। उसके बाद 5वीं के बाद फिर सरकारी स्कूल में, जिन स्कूलों में मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं में मुझे पढ़ने का मौका मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं 28 साल नहीं बोलता, 28 जमा 12 जोड़कर बोलता हूँ, क्योंकि वो भी तो स्कूल का एक्सपीरियंस ही था मेरा। इन्हीं स्कूलों में ने मुझे पढ़ाया है। तो उसमें भी क्या हुआ कि जब मैं 7वीं 8वीं में था तो प्रतियोगिताओं के लिए क्या होता है, अब भी स्कूलों में क्या होता है, कुछ विशेष बच्चों को चुन लेते हैं, भाई जिसको जाना है बुला लो, भाई ये बच्चे जाएंगे, चलो। तो लोकतंत्र की थोड़ी कमी रहती है। तो हमारे अध्यापकों ने भी ऐसा किया कि उन लोगों को चुन लिया जो बोलने के लिए जाते हैं। मेरा नंबर नहीं आया, एक प्रतियोगिता थी, तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे भेजा नहीं गया। तो मैं खुद जो सा है सरपट भागकर उस स्थान पर पहुंच गया और कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब उन्होंने कहा जी आप किस स्कूल से आए हैं? मैंने कहा जी मैं स्कूल से मुझे नहीं भेजा गया, मैं अपने आप से आया हूँ। कहते हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, स्कूल ने पार्टिसिपेट करना है। मैं कहा नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, आप जैसे मर्जी करवाइए। तो उन्होंने बातचीत की, सच्ची घटना है, वो भी राजौरी गार्डन की बात है, और उन्होंने व्यवस्था करके मुझे प्राइवेट प्रतिभागी के रूप में पार्टिसिपेट करवा दिया। आज हम जो एक्सटेम्परे की बात करते हैं, तत्काल भाषण की बात करते हैं, तो वहां पर चित्र रखे हुए थे, हिंदू संस्कृति से संबंधित चित्र रखे थे। किसी चित्र पर वो इशारा करते थे कि उस पर आपको बोलना है। तब मैं 7वीं 8वीं में रहा हूँगा, तो मेरे अहिल्या और राम जी का चित्र था, उनकी तरफ इशारा किया और आपको इन पे बोलना है। मुझे ये मालूम था कि राम जी ने किस प्रकार उद्धार किया था, लेकिन मुझे नाम नहीं पता था सब। तो मैंने उस पर बोला, और उस समय भी 7वीं में भी तत्काल भाषण में उस चित्र पर प्रथम पुरस्कार मिला, और लाकर मैंने अपने टीचर को दिखाया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बच्चे, वाह वाह सर। उन्होंने कहा, लेकिन आपका नाम तो है नहीं, आपको तो भेजा तो था नहीं। मैंने कहा सर मैं अपने आप से चला गया। फिर दूसरा उनका गले लगाने का बात थी, टीचर बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे गले लगाया। तो इस प्रकार से रुका नहीं, तो भीतर में कुछ था कहने की, भीतर में कुछ था अभिनय का सर, उसकी वजह से ऐसा हो पाया। तो इस तरह से स्कूलिंग, जी सर, जी सर, जी सर। सर ये स्कूलिंग मेरी पूरी हुई। मैंने 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में वाणिज्य विषय ले लिया, और वाणिज्य विषय मुझे लेना था। हमारे विद्यालय में मेरे गुरुदेव यशपाल पुरंग सर प्रिंसिपल थे, जो उप निदेशक शिक्षा विभाग में रिटायर हुए हैं और आज भी बड़े अच्छे स्वस्थ हैं। और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से यशपाल पुरंग जी का, कि लेकिन मैं रजौरी गार्डन में जब वो प्रिंसिपल थे, मैं उनके विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सका, उनके नियम थे, लेकिन मुझे वाणिज्य लेना था। तो मैं किसी जनकपुरी के स्कूल में चला गया, एक अन्यत्र स्कूल में, वहां पर मैंने वाणिज्य विषय पढ़ा। उसके बाद बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, खालसा कॉलेज से। बस पड़ोस के लोग किताबें उठा के जाते थे, मैंने पूछा कहाँ जाते हो, साथ में मैं भी चल पड़ा, और वहां पर मैंने बीकॉम की। और जो 3 वर्ष मैंने बिताए, और मुझे हमारे प्रिंसिपल सर थे, एस रंधावा सर थे, का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और जो स्टूडेंट्स थे खालसा कॉलेज में, अधिकतर सिख बच्चे थे, पंजाबी बैकग्राउंड से थे, और उनका मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि वो मैं भूल नहीं सकता। जोशी सर, मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, भट्ट साहब, भगुना साहब को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि अभी कुछ साल पहले मैं लगभग 15 16 17 साल बाद कॉलेज चला गया, और कॉलेज जाने के बाद ये परिणाम हुआ सर कि किसी से मैंने कहते सुना, वो चांदना आया हुआ है। 17 साल के बाद वो चांदना आया हुआ है, जितने उन्होंने मुझे ये कहा। तो एक ने मुझे यूं किया कि आप यूं पहचानने की कोशिश की, तो उसने फिर मुझे पहचानने में मुश्किल होती, उसने माइक आगे किया, माइक का मतलब वही बोलने वाला बंदा, तो वही हो आप? मैं कहा जी मैं वही। तो इतना मुझे हर्ष मिला कि इतना हर्ष मिला और इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और कॉलेज में हालांकि मैं फिसड्डी था, मेरे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रमा मैडम है और बड़े सारे लोग हैं जो इस समय विख्यात प्रोफेशनल्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं जो हमारे साथ सब कॉलेज में थे। तो खूब खूब हमने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, स्किट्स की, मोनो एक्टिंग की। और मोनो एक्टिंग में तो एक समय ऐसा था कि जहां पर मैं चला जाता था तो मेरे मित्र एंट्री वापस ले लेते थे, ये प्राइस तो जो सा इसको मिलना है। एक महारत हासिल हो गई थी मोनो एक्टिंग।
वापस ले लेते थे। और सबसे बड़ा जो प्यार मिला। और सर एक छोटी सी बात बीच में मैं कह देना चाहता हूँ, जब मैं इसमें कार्य, सबसे पहले धन्यवाद रजनीकांत शुक्ला जी का, बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कृतज्ञता अपनी प्रकट करनी चाहिए। रजनीकांत जी, आशा है आप सुन रहे होगे मेरे साथ। जी जी सुन रहे हैं, शायद वो हैं। जी रजनीकांत जी सुन रहे हैं? सर सुन रहे हैं सर, रजनीकांत जी आपने सुन रहे हैं? वाह सर, बदले बदले रजनीकांत जी सरकार सुन नजर रहे आते हैं? हैं, दिल की बर्बादी हाँ के आसपास आते हैं। तो सर धन्यवाद सर, आपने मुझे पहुंचा दिया इस ट्रेन में सर, धन्यवाद सर। तो मैं बात क्या कर रहा था वो मैं भूल गया सर, कहाँ पर था सर मैं? आपने जी बीकॉम किया, आपने 17 साल बाद गए आप, आपको कॉलेज में पहचाना गया बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट। जी सर, जी और सर, जी सर, फिर तो जी सर, मैं रजनीकांत सर से ही बात कर रहा था कि रजनीकांत सर ने जब कहा कि आप आइए इस शो में, मैंने कहा सर मेरे पास कोई बहुत बड़े पुरस्कार नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिले हुए, और मेरा नाम इन सब में नहीं है, ना मैंने पुस्तकें लिखी हैं, तो मेरे को डर लग रहा था कि मैं इस शो में आने के काबिल नहीं हूँ। मुझे आज भी, मैं सुबह अपने साथियों से बात कर रहा था, मैंने सबको कहा कि यार मैं बड़ा साधारण हूँ और वहां पर बड़े 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 प्रसिद्ध लोग आ चुके हैं, और मैं आपके पैनल से भी बड़ा डरता हूँ कि सर कैसा क्वेश्चन पूछ देंगे, और बहुत सारे लोग, आपके दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं, तो आपकी बात तो छोड़ दीजिए सर, मैं इतना प्रभावित हुआ। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरस्कार थे कॉलेज के जमाने में और कॉलेज के बाद, सर इतने पुरस्कार जीते कि हमारी पूरी की पूरी अलमारी भर गई, और अलमारी के मैंने कई बार चित्र लिए, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब उसकी संभाल नहीं कर सका, अंततोगत्वा कहीं ना कहीं ऐसे ही बस चले गए। तो उसके बाद ऐसा मोह समाप्त हुआ पुरस्कारों से, लगा, बुरा मत मानिएगा, मैं सबको प्रणाम करता हूँ जिनको पुरस्कार मिलते हैं, और जो जीतते हैं उनमें कोई योग्यता होती होगी, कोई क्रिया करते होंगे। लेकिन फिर मुझे एक ऐसा मोह भंग हो गया कि बस ये प्लास्टिक की चीजें, इनके लिए मरना नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए, बस करते जाओ करते जाओ। और मन में ऐसा आया कि अब दूसरों को खुशी प्रदान करो, इसके साथ मैं टीचिंग में आ गया। शौक बना लिया कि अपनी खुशी की बजाय अब दूसरों को खुशी दो। हालांकि कुछ ऐसा भी समय रहा कि जब मैं बहुत स्वार्थ में रहा, स्वीकार करता हूँ, अपने स्वार्थ सिद्धि में रहा, बड़ा बहुत समय खराब आया कि जब मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपना अपना स्वार्थ सोचता रहा। लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया पिछले समय से कि मुझे लगता है कि दूसरों को खुशी प्रदान करो। तो ऐसी यात्रा रही, और पुरस्कार की कभी भी इच्छा जो सा नहीं की, बस प्यार देते रहो और प्यार बांटते रहो, और खुशी से मिलती रहे अंतरंग में, वो खुशी की कोई कीमत नहीं है, ऐसा महसूस होता है सर। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया चांदा सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और उसमें जो बात एक बहुत अच्छी थी वो ये भी थी कि हमारे दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं। और हुआ क्या कि 191 एपिसोड में हमने बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं दिखाई, और लगभग 1 घंटे का वो कार्यक्रम रहा, दर्शकों को समर्पित रहा, उनकी ही प्रतिक्रियाओं से हमने चलाया। आपकी भी प्रतिक्रिया उसमें शामिल थी, मुझे याद है। लेकिन हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक हैं जो, जिन्होंने शायद ही कोई एपिसोड छोड़ा होगा, लेकिन वो पता नहीं भूलवश हम उनकी प्रतिक्रिया उस दिन शामिल नहीं कर पाए। तो उनसे मैं माफी सहित सबसे पहले उनकी हम प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं कि उन्होंने इस शो के लिए क्या कहा। उनका नाम गिरीश चंद्र है, और वो रामनगर से हैं, और उन्होंने कई बार सही जवाब दिए हैं हमारे सवालों के, और चश्मा भी जीता है। तो हम देखते हैं गिरीश सर क्या हमसे कह रहे हैं, सुनते हैं, आइए। उसके बाद फिर आगे आपसे बातचीत शुरू करेंगे, जारी रखेंगे मतलब। सम्मानित भट्ट जी, जोशी जी, बहुगुणा जी, हेमंदा व समस्त प्रदेशों के सुधी श्रोता विद्वान गुरुजन वृंद को मैं गिरीश चंद तिवारी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। सरकारी शिक्षकों का यह बेहद असरकारी शो आज अपने 151वें एपिसोड में पहुंच गया है। शो के माध्यम से देश विदेश के अनेक शिक्षकों व उनकी प्रतिभा से साक्षात होने का अनुभव हम सभी को मिला, जिसने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य का पालन बखूबी किया। वो अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करके एक सूत्र में हम सभी को बंधने व बांधने का सुअवसर भी इस कार्यक्रम ने हमें दिया है। यह हम सभी शिक्षक समुदाय के लिए गौरव का विषय है। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की चर्चा हो, या नाट्य मंच की अनेकों बारीकियों पर पैनी निगाह रखने वाले कलाकार हों, विविध शास्त्रीय गायकी से मन मोहने वाले शिक्षक बंधु हों, या फिर चित्रकला से अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले कलाकार बंधु हों, या फिर काव्यात्मक परिचय देने वाले कवि, सभी ने इस कार्यक्रम में आकर
हम सभी को लाभान्वित किया और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ये कार्यक्रम संपूर्णता को समाये हुए है। जोशी जी के ज्ञान विज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों ने ज्ञानवर्धन के साथ साथ हम सभी में अन्वेषण की कला को विकसित किया। तो वहीं हेमंदा ने अनेक प्रसंगों व कविताओं के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों और बिंबों पर ध्यानाकर्षण कर हम सभी को सचेत किया। सदाबहार बहुगुणा जी ने जैसे एक सैनिक सदैव जागता रहता है, उसी प्रकार सदैव गंभीर टिप्पणियों से अपनी भूमिका बखूबी अदा की है। भट्ट जी की भूमिका एक सफल नायक की है, जिन्होंने पथ प्रदर्शक तो किया ही, साथ ही सभी शिक्षकों को जोड़कर एक अनमोल रत्नों का हार तैयार किया है। साथ ही माया ऑप्टिकल वाले प्रबंधक साहब श्रीमान श्रीवास्तव जी का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सराहा और एक प्रायोजक की भूमिका अदा कर सभी शिक्षकों को एक चश्मा भेंट कर सम्मानित किया। हम सभी एक साथ जुड़े रहें। आप सभी का स्नेहाशीष मुझे प्राप्त होता रहेगा। इसी कामना के साथ सादर अभिवादन, सभी को सादर प्रणाम। जी धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद गिरीश जी। और आपने कितना शानदार संदेश दिया, कितना अच्छा आपका उच्चारण है। आप वैसे भी हिंदी के शिक्षक हैं, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता हैं, तो आपके बोलने से, आपकी शैली से पता लग रहा था कि आप वाकई हिंदी बहुत बेहतरीन बोल रहे थे। तो हम दूसरे हमारे हिंदी के मेहमान आज के चांदना सर के पास लौटते हैं वापस। बहुत सारे दर्शक कह रहे, बहुत सारे दर्शक जो संभवतः आपके स्टूडेंट रहे होंगे, आपके स्टाफ के लोग हैं, कह रहे हैं कि बहुत कमाल का आपका भाषण रहता है। और रजनीकांत जी तो कह रहे हैं चांदना जी को आज है जानना। जी, तो आप सर सवालों की बारी शुरू करते हैं थोड़ा सा, लेकिन सवाल हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, केवल वो टेलीविजन वाले नहीं होते। तो पहला जो क्रिएटिव सवाल ये है कि आपने मोनो एक्टिंग, यानी कि जिसे आप मुंह का विनय भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे पुरस्कार जीते। तो हम आपसे पुरस्कार नहीं मांगेंगे आपके, लेकिन हम वो एक्टिंग देखना चाहेंगे, उसकी एक झलक कहीं देखना चाहेंगे, अगर आप दिखा सके तो। सर सर बताएं किसका अभिनय करूं, बताइए, ये भी आप चूज कर लीजिए, क्योंकि चलिए अभिनय सर मैं चाहूंगा आप जो है जोशी सर का करके दिखाएं आज। नहीं, वो मिमिक्री हो जाएगी। नहीं सर, नहीं अच्छा सर, वो ठीक है, मिमिक्री तो की श्रेणी में आ जाएगा। फिर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप जो भी दिखाना चाहें। या बहुगुणा जी की फरमाइश सुन लीजिए, बहुगुणा जी जोशी सर कुछ देखना चाहे तो। हाँ, कोई ऑप्शन दे दीजिए, जी केबीसी में कुछ। जी, कोई ऑप्शन दे दीजिए। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको ठीक लगे, आपकी वो है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कॉन्शियस फील कर रहा हूँ, एक कैमरा का फियर होता है। जी हो जाएगा, करने से होता है, बाबा जी कहते हैं सर, करने से होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो एक दिल्ली में एक हमारी अंतराल की पुस्तक है, उसमें सूरदास का पात्र है। रंगभूमि नाटक आपने सुना होगा, प्रेमचंद जी का, उसी का भाग है। जी तो जी उसका बालक कहता है कि खेल में रोता है। तो सूरदास की झोपड़ी को आग लग चुकी होती है। तो सूरदास की झोपड़ी को जब सूरदास की झोपड़ी को आग लग गई है और सूरदास रो रहा है। बच्चा कह रहा है मिठुआ, और दूसरे बच्चे मिठुआ को कहते हैं तू खेल में रोता है, खेल में रोता है, ये तो खेल है। सूरदास को सुन लेता है और सूरदास रोते हुए कैसे कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। खेल में रोता है, खेल में रोता है, ये तो जिंदगी का खेल है, मैं खेल में रोता हूँ। जस्ट मैंने कोशिश की, पता नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। इस समय मैं कॉन्शियस हूँ सर। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ, समझे नहीं जानता सर। नहीं बिल्कुल हुआ। नहीं बिल्कुल हो गया है। आप थोड़ी देर और एक्टिंग करते तो हम रोने लग जाते साथ में। पता नहीं सर। जी सर, जी सर। लेकिन मुझे लगा कि ये अभी चल रहा होगा, वो जल्दी खत्म हो गया, एकदम से शुरू होते ही खत्म हो गया, तो पता ही नहीं चला।
अच्छा जी सर, जी सर। अच्छा, एक ये पुरानी याद आपने ताजा की है सर। इसमें वाह, बहुत सारे हमारे आज के स्क्रीन में बहुगुणा जी से कहूंगा, बहुगुणा जी पहचानेंगे। बहुगुणा जी बताइए कौन कौन है आपके लिए सवाल। हाँ जी सर। मैं असल में आज मोबाइल पे कर पा रहा हूँ, तो इसमें मैं बहुत साफ देख नहीं अच्छा पा अच्छा, रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं बताता अब हूँ, इतना। आप नहीं देख पा रहे। हाँ हाँ। चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं पहचान पा रहे। इसमें बीचों बीच में दिख रहे हैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, जी। और उनके साथ खड़े हैं बगल में सीसीआरटी के जो पहले डीजी थे सुरेंद्र कौल साहब, और उसके बगल में गिरीश चंद्र जोशी जी खड़े जी। हैं हमारे आदरणीय, और उसके बगल में अरे वंदना वाह। चौहान मैडम खड़ी हैं। तो ये अरे तस्वीर वाह, चांदना जी बहुत ने कहीं बढ़िया। से ढूंढ के निकाली है। माय गॉड, अब अच्छा अच्छा इस अच्छा। तस्वीर, अरे और वाह, जो चौथे सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सर बहुत बढ़िया। वो स्वयं भी 1992 है में। इसमें, जी राकेश चांदना जी भी स्वयं है इसमें, हाँ, अब एक्सप्लेन वो कर जो रहे हैं वो नीली पढ़ फाइल, रहे नीली फाइल हाथ में लिए हुए हैं, वो कौन है हमें नहीं पता, वो चांदना जी बताएंगे। हैं। चांदना जी है। जी सर। अरे वाह। जी, इस इस तस्वीर का थोड़ा इतिहास भूगोल बताइए चांदना जी, में कहाँ की है, क्या है, और आप माधवराव सिंधिया जी को क्या समझा रहे हैं। अरे अरे सर, मेरी क्षमता कहाँ पे है समझाने की। सर 1992 में मेरी नौकरी में आया था, सेवा में आया था, तो 1995 में सीसीआरटी में जाने का मौका मिला। जी। और जोशी जी वहां पर उस समय उप निदेशक थे, और जोशी जी ने हमारा जो लगभग 1.5 महीना, 40 दिन लगभग, पूरे ऑल इंडिया से टीचर्स आए थे, हम्म, अलग अलग संस्कृतियों से। हम्म, और उस ऑडिटोरियम में पहली कक्षा जो उनसी थी, हालांकि पूरा कोऑर्डिनेशन ही जोशी सर के हाथ में था, तो पहला शब्द में उन्होंने मुझे हमें बताया था ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है, क्योंकि वो कोर्स था, ओरिएंटेशन कोर्स था। तो सर ने बताया था, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो कुछ ऐसे लैंडमार्क होते हैं जीवन में जो ना भूलने वाले होते हैं, जी। और उससे जो व्यक्ति जुड़ जाते हैं वो भी नहीं भूलते। और इसीलिए मेरे मन में हम्म, था कि मैं आज जोशी सर को सरप्राइज दूंगा। मैंने कई सालों से इस चित्र को संभाल के रखा हुआ था। वाह। और सर मैं कुछ नहीं समझा रहा था, तो ये रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट था दिल्ली वालों का। और मैं थोड़ा कामचोर हूँ, बाकी सब टीचर ने मेहनत की थी, मैंने लेकर फटाफट आगे होकर फोटो खिंचवाने के लिए, और इस तरह से खिंचवा ली। क्योंकि लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं सच बोलना चाहता हूँ। तो मैंने उन दूसरों की मेहनत को आगे प्रस्तुत किया, और सर को बताया कि किस तरह से हम जो हाँ सा है नदियों का बखान करते हैं, हाँ और नदियों को हम ही प्रदूषित कर रहे हैं। हाँ। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली की ओर से। तो अंत में एक कल्मिनेशन में एक फेयर हुआ था, जिसमें माधवराव सिंधिया जी आए थे। और मैं बड़े फक्र से ये कई बार अपने साथियों को दिखाता हूँ। तुम आज जिन नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हो, वो तो शुरू में ही हमने, नौकरी के शुरू में ही उनसे मुलाकात कर ली थी। और उनका माध्यम केंद्र बिंदु जोशी सर थे। आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो मैं स्वीकार नहीं करता नहीं, हूँ, सर ने वो वो मौका। ये मौका राकेश चांदना जी वो था कि जब हमने बहावलपुर हाउस में हाँ सीसीआरटी जी, टीचर्स अवार्ड फंक्शन किया था, उसमें माधवराज सिंधिया जी आए थे। और इसमें हमने उनको दिखाया था कि हमारा जो कार्यालय है वो द्वारका में बन गया है। जी वो सर। द्वारका की बिल्डिंग जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट देश हम्म, थे, कनविंदर राय चौधरी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो माधवराज सिंधिया जी को बिल्डिंग ज्यादा पसंद नहीं आई थी शायद। में सीसीआरटी की जो वर्तमान की बिल्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और उसको फिर जब हम वहां चले गए 2000-2001 में, तो ये जो बीच में खड़े हैं माधवराज सिंधिया जी की दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में श्री जी सर। सुरेंद्र कौल जी, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वहां पे मालियों के साथ काम करके इफेक्ट, वहां के पेड़ पौधे, वो सब पूरे द्वारका में एक 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 लैंडमार्क है वो बिल्डिंग। तो ये मौका था सीसीआरटी टीचर्स अवार्ड का, जो बाद में जी सर। 2002 में कभी रुक गया था। और डीएन जी सर। भट्ट जी मुझे हमेशा उड़ाना शुरू किए, और मैं एज निदेशक उसको शुरू नहीं करा पाया, क्योंकि उसकी कुछ मूलभूत जड़ में कुछ समस्याएं थी। चलो वो बात दूसरी सर रही, वो लेकिन मौका वो जैसे ही था आपने जब, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर आपने भट्ट मेरा का भी नाम लिया, सिलेक्शन आवाज हुआ चली है गई सर आपकी। सीसीआईडी टीचर्स अवार्ड के लिए। तो मैंने कई बार, एक दो बार प्रेसिडेंट हाउस में जाके कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी, मेरे सिलेक्शन का नतीजा ये रहा कि सर तो वो अवार्ड ही टीचर्स बंद हो अवार्ड गया। का फंक्शन था ये, जिसमें वो आए थे।
सर वो दो बातें मैं कहना चाह रहा था। एक तो जैसे आपने मेरा नाम लिया, आपका नेटवर्क खराब हो गया, पहली बात। और अभी आप जब बोल रहे थे सर, मेरा नाम लेते आप फ्रीज हो गए, आपका नेटवर्क गया। और दूसरा, जैसे सीसीआरटी ने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया, उस साल से अवार्ड देना ही बंद हो गया, अवार्ड ही नहीं दिया गया तब से। तो जो है आप जो है कोई भी ऐसा काम हो मेरे मेरे नाम से तो संभल के करिएगा। आपके बाद कोई उपयुक्त व्यक्ति मिला नहीं होगा सर। अब आप इसको किसी भी तरह से कह रहे हैं सर, चांदना सर, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए आपने देखा नेटवर्क चला गया जोशी सर का। खैर, ये एक अलग विषय था, विषयांतर था, लेकिन वो स्मृतियां बहुत मधुर हैं। जो आदरणीय माधवराव सिंधिया जी जैसे महान नेताओं के साथ आपको कुछ समय, कुछ क्षण उनके साथ व्यतीत करने का अवसर मिला होगा, निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप आपकी कविताएं भी सर हमने सुना है कि बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बहुत अच्छे मंच संचालक भी आप हैं। तो कोई कविता हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, वो तो आज के दिन होना ही चाहिए। जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं? अब आप चलिए, नहीं सुन पा रहे, चलिए सर आपकी कविता सुनते हैं। तो सर मैं दो कविताएं हैं, तो मैं ना पूरी नहीं सुनाता, कुछ दोनों कुछ सुनेंगे। सुनाता हूँ। दोनों सुनेंगे? तो नहीं, देखते हैं दोनों सर। दोनों सुनेंगे सर, दोनों सुनेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। सर मूलतः मैं जैसे रजनीकांत जी, शुक्ल जी, रामा चौधरी जी और मेरे साथ, जी, ये हमारे साथ प्रवक्ता रजनीकांत हिंदी हैं। जी। रजनीकांत जी कह रहे हैं इस कार्यक्रम में मैं भी एक दर्शक के रूप में था, कह रहे हैं, जिसमें सिंधिया जी थे। अच्छा जी, वाह जी सर, हमारा हमारा सर। जी। जी, तो आपकी कविता सुनते हैं। जी सर। तुम कहते हो लिख डालूं, मधुर मधुर शब्दों को बुन डालूं। भट्ट साहब मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिएगा। तुम कहते हो लिख डालूं, मधुर मधुर शब्दों को बुन डालूं। एक भूख सी उठती है मन में, क्यों ना उसका हिसाब लिखूं। तुम कहते हो लिख डालूं, मधुर मधुर शब्दों को बुन डालूं। एक भूख सी उठती है मन में, क्यों ना उसका हिसाब लिखूं। दुनिया भली दोहरी मिली मुझे, पर दो राहा मेरा मिटा कहाँ। दुनिया भली दोहरी मिली मुझे, पर दो राहा मेरा मिटा कहाँ। खुद से वकालतनामा भरवाकर क्या खुद का न्याय शास्त्र लिखूं। क्या खोया क्या पाया मरघट के इस घट पर। क्या खोया क्या पाया मरघट के इस घट पर। बनिए किसी लाल वही का, क्या सारा हिसाब लिखूं। यूं नहीं कि कस्तूरी का आभास नहीं मिला मुझे। यूं नहीं कि कस्तूरी का आभास नहीं मिला मुझे, पर फिर भी ठहरी रही वो मृग की भागम भाग लिखूं। दुष्टा भीतर से मिटा ना पाया, दुष्टा भीतर से मिटा ना पाया, जो ओढ़ा वो स्वांग लिखूं। दुष्टा भीतर से मिटा ना पाया, जो ओढ़ा वो स्वांग लिखूं। ये जो मैंने पाप लिखूं, जो कर ना पाया वो संताप लिखूं। वृक्ष बड़ा हो गया छाया ना दे पाया, वृक्ष बड़ा हो गया छाया ना दे पाया मैं। अब सूखे पत्तों के संग क्या जीवन का श्रृंगार लिखूं। अपने निज सुख की खातिर लेता आया दुनिया से, अपने निज सुख की खातिर लेता आया दुनिया से। लौटा न पाया तिनका भी मैं कर्जदार, क्या खुद को शहंशाह लिखूं। सुनता और सुनाता आया महापुरुषों के सुवचन, सुनता और सुनाता आया महापुरुषों के सुवचन, पर मन से मिटा ना पाया, क्या वो व्याभिचार लिखूं। तुम कहते हो लिख डालूं, मधुर मधुर शब्दों को बुन डालूं। एक भूख सी उठती है मन में, क्यों ना उसका हिसाब लिखूं। जी। कविता पहली बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ी 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 बेबाकी से इस कविता में अपनी चीजों को स्वीकार किया है, और कुछ ना लिखते लिखते भी आपने सब लिख दिया। जी सर, जी सर। तो एक सवाल आया है सर, हम आपकी अगली कविता सुनते हैं। इससे पहले गिरीश चंद जी, जो हमारे हिंदी के शिक्षक, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी प्रतिक्रिया हमें दे रहे थे, उनका सवाल आपसे है। सवाल स्क्रीन पर भी है और मैं पढ़ भी रहा हूँ आप सबकी सुविधा के लिए। वो पूछ रहे हैं कि सर, हिंदी विषय से प्राचीन कवियों के पाठों व इतिहासों को कम कर आधुनिकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि पढ़ने व पढ़ाने में किस प्रकार संप्रेषण किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। जी जी जी।
सर की जो संवेदना है, मैं उससे गिरीश चंद्र जी की संवेदना से सहमत हूँ कि अब हिंदी को वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। अब सर, इसमें जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं वो हमें, मैंने अपने बायोडाटा में भी ये भी लिखा था भट्ट सर की बाजारवाद के बारे में मैं चिंतन करता हूँ। तो बाजारवाद होता है वो खींचने की कोशिश कर रहा है हमारे मूल्यों की। भाषा केवल गुजारे का काम बन जाए, भाषा केवल आनंद, क्षणिक सुख का माध्यम बन जाए और उसको इतना सरल कर दो। तो जो प्राचीन कवि हैं, प्राचीन कवियों में जो उनकी कविताएं हैं, आप सब प्रबुद्ध दर्शक जानते हैं, उनमें जो मूल्य होते हैं, उनमें जो साहित्य की श्रृंगार की सुंदरता होती है, उसका भी होना आवश्यक है, ऐसा हम सभी महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम छात्रों को देखें तो छात्र या समाज जो सा है वो चाहता है तुरंत फ्रुत, जिसका अर्थ मुझे तुरंत आ जाए। दूसरी समाज की मांग ये है। अब एक अध्यापक के रूप में हमें वो पढ़ाना होता है कि जो हमें ये पुस्तकों में दिया जाता है, जो हमारे चिंतक इस बात को डिसाइड करते हैं। और चिंतक मुझे लगता है वो डिसाइड करते हैं जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं लोग डिसाइड करते हैं। आप सब प्रबुद्ध दर्शक है, समझते हैं। तो शिक्षक जानते हुए मुझे लगता है कि वो पेशोपश पे रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो हमें इस तरह से परोसना है कि हमारे मूल्य भी, जो प्राचीन कवि हैं, प्राचीन कवि जो हैं वो भी हम बच्चों को बताते रहें, जोड़ते रहें और वर्तमान से भी जोड़ते रहें, ताकि आने वाले समय में उनका आधार मजबूत हो। ये हमारे पर निर्भर करता है। मैं तो कहता हूँ पाठ्यक्रम कुछ भी हो, परोसना कैसे है डिपेंड हम पे करता है। चाहे हमारे पास सिंपल सी मूंग की दाल हो, मूंग की दाल हो और उसे हम कहेंगे मूंग स्पेशल, ये वाली मूंग वैसी वाली मूंग, तो कैसे परोसना है वो हम शिक्षकों पर निर्भर करता है। तो हम पूरे मनोयोग से जो सा है प्राचीन कवियों के बारे में भी बच्चों को बताते जाएं और जो पाठ्यक्रम में है उससे भी न्याय करते जाएं। कोशिश हमारी रहनी चाहिए। लेकिन लोगों की मांग, बीच का रास्ता निकाल दिया आपने, बीच का रास्ता निकाल दिया सर। मैं जो रास्ता निकालता हूँ क्योंकि पाठ्यक्रम को भी पूरा करना है और वो भी समय की आवश्यकता है, उसको निकाला नहीं जा सकता। वो समय की मांग है, साहित्य में परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं कि जो लोग कहते हैं कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है और नए शब्द आते रहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मूलतः इस बात का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि उससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। मैंने अभी शोध किया था, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द का वर्णन करता हूं कि अंग्रेजी में शब्द है टॉयलेट, और टॉयलेट शब्द को अगर हम हिंदी में भी प्रयोग करने लगे तो टॉयलेट जो शौच है उसका स्थान नहीं ले सकता। शौच का अर्थ है शुद्धि। तो हमारी इस तरह से यदि हम शब्दों को स्वीकार करते जाएं, और मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैंने जो शब्द तैयार किए हैं, तो उस तरह से हम करते जाएं तो हमारी संस्कृति जो सी है उसकी रूट्स खराब होती हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो प्रयोग हैं भाषा में भी, साथ में मैंने एक्सटेंडेड बात कह दी, भाषा में जो प्रयोग हो रहे हैं इस प्रकार से कि बाजारवाद की जो हमें और ले जा रहे हैं, जो हमें हल्का कर रहे हैं, उससे हटकर हमें अपने जो मूल शब्द हैं उनसे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है, हमारी आदतें प्रभावित होती हैं। और ये संस्कृति जो सी है हमारे पूर्वजों ने हमें कई सालों के बाद जो सी ये प्रदान की है, इसको जो सा हम बाजारवाद की खातिर नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते। जी सर। जी, हमारे एक दर्शक है सर, बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत सक्रिय हैं, प्रवक्ता हैं हमारे यहाँ। वो पूछ रहे हैं, हेम त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि चांदा जी दिल्ली की शिक्षा के पैटर्न पर भी कुछ बात कीजिए। तो हेम सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की शिक्षा के पैटर्न पर हमारे दिल्ली से बहुत सारे शिक्षक इस शो में आए। डाइट दरियागंज के प्राचार्य जी भी आए, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर बात की, और आप उन पुराने एपिसोड को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपके सवाल को का पूरा सम्मान करते हुए चांदा सर से जानना चाहेंगे कि दिल्ली का जो नया अभी पिछले कुछ सालों में जो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, शैक्षिक क्रांति जो हुई है, उस क्रांति में आपकी आहुति क्या रही सर, आपका योगदान क्या रहा, वो हम जानना जरूर चाहेंगे ताकि हम भी उससे सीखें। सर, हेम त्रिपाठी जी के अगर प्रश्न को आप आगे बढ़ा देते उन एपिसोड्स के लिए, तो मेरे मन की जो भावना थी अधूरी रह जाती। धन्यवाद सर हेम त्रिपाठी जी, और सर आपका। जी सर। सर, जी, मैं बचपन से रटंत शिक्षा का विरोधी रहा हूँ। मैंने अपने संस्कृत के अध्यापक से बहुत थप्पड़ खाए हैं, इसलिए कि नदी के रूप सुनाओ। आर्य सर थे, बहुत मारते सर, बड़े खाए हैं। और मैं अपने आप को समझ लेता था कि मैं बड़ा वीक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसका पता मुझे बाद में तो चला कि मुझे रटना पसंद नहीं है। कि किस लिए रट रहा हूं मैं, नदी किस लिए रट रहा हूं, उसकी उपयोगिता क्या है, कोई मुझे समझाए, तब भी मेरा प्रश्न रहता था। तो और जब मैं शिक्षक के रूप में आया, तो अपने सभी साथियों, आसपास के पर्यावरण में, जो हमारे स्कूल, मैं कहता हूं कि स्कूलों में कुछ विशेष जो संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ था जब मैं स्टूडेंट से टीचर के रूप में आया।
तो मेरे मन में एक कसक थी कि बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चों को जो सा है हैप्पी मूड रख के पढ़ाया जाए, बच्चों को थिएटर का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। ये सारी बातें थी मेरे मन में। बच्चों को ध्यान करवाया जाए, बच्चों को प्रसन्न रखा जाए, और बच्चे हमारे मूल हैं और रटवाया ना जाए, उनको अभिव्यक्ति का मौका दिया जाए। वो बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर देखा था, मैंने अपने ऊपर लागू होते हुए देखा था। जब मेरे पे स्ट्रेस पड़ा तो मैं बहुत बोला, मैंने बहुत प्रकट किया, तो फिर और थप्पड़ भी खाए। तो मुझे याद आता था कि वो जानना ठीक था या ये जानना ठीक था। तो मुझे लगा कि जो मैंने थप्पड़ खाए वो थप्पड़ में रटवाया जा रहा था और मेरे को सिद्ध किया जा रहा था कि मैं नालायक हूं, रट तू। तो मेरे मन में एक कसक थी, और उस कसक को मैं कैसे पूरा करता। तो गिरीश चंद्र जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो दिल्ली में जो हमारा कार्य हुआ शिक्षा के प्रति, हेम त्रिपाठी जी का उत्तर। हेम त्रिपाठी जी, सॉरी। तो दिल्ली में जो कार्य हुआ, तो सब मैं पहला व्यक्ति था जिसको खुश हुई कि ये लगा कि ये मेरा इनिशिएटिव जो सा है आगे जा रहा है। और मैंने इस बात को खूब कहा, पता नहीं कहां तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। मैंने कहा ये चांद, और आज भी जो लोग काम करते हैं दिल्ली में काम करते हैं, तो मुझे होता है कि नहीं जरूर करो। मुझे लगता है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी सोच है कि बच्चों तक वो संवेदनाएं पहुंचनी चाहिए। तो हम आज दिल्ली में, हालांकि हर राज्य में बहुत समर्पित अध्यापक हैं, हमारे दिल्ली में बहुत सारे समर्पित अध्यापक खुलकर काम कर रहे हैं, और जो परंपरागत शिक्षा थी उससे हटकर जो सा है हम बहुत आगे 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 बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी सारी हमारी यहाँ पे एक LIC लर्निंग इंप्रूवमेंट साइकिल्स चलते हैं, हर बार उसकी ना कोई थीम होती है। उस थीम पर हम काम करते हुए कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, और उन स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं, और उसका बेनिफिट अंतिम बच्चों तक पहुंचता है। और बच्चे, उसका परिणाम क्या हो रहा है अगर आप कहें, छोटे में कहूं तो बच्चे बोलना शुरू कर रहे हैं, बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और दिल्ली में एक EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम भी लागू किया गया है कि सभी नौकरी की लाइन में ना लगें, तो उस पर भी बात होती है। और साथ में ये कह दूं कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी हैं, वो लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, लोग अपनी बात कह पाते हैं और वो उनकी बात को सुनते हैं। और मैं तो ऐसा हूं कि अपने फीडबैक पक्का दे देता हूं, मतलब मैं बिल्कुल इसमें शर्म नहीं करता, कोई भी फीडबैक हो वो मैं देता हूं। और एक साधारण शिक्षक का फीडबैक भी यदि मानने वाला होता है और वो गुणवत्ता में सुधार ला सकता है, तो उसको माना जाता है। मेरे को इससे कॉन्फिडेंस मिला है कि हम एक पूरी दिल्ली की टीम बड़े अच्छे से काम कर रही है। तो LIC में हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं, हमारे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, और बहुत बहुत चेंजेस जो है बच्चों में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मेरे को बहुत खुशी है, मुझे लग रहा है कि मेरा जो इनिशिएटिव था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपने बड़े संक्षिप्त में लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इस व्यवस्था के जो परिवर्तन है उसको हम तक पहुंचाया। हम आभारी आपके हैं। अच्छा, बहुत सारे दर्शक पूरे देश भर से देख रहे हैं सर। बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे हैं, आपके बीती यादों के साथ आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में उन सबके नाम लेना चाहूंगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे शिवांगी पाठक हैं, रामा चौधरी जी हैं, गया से हमारे बिहार से शैलेंद्र कुमार पाठक जी हैं, मुकेश बोगना जी तो लाइव थे, कैलाश पंत जी हैं उत्तराखंड से, फरीदा शोक जी हैं कश्मीर से, दिनेश पांडे जी हैं उत्तराखंड से, फिर राहुल सिंह कुशवाहा हैं, राकेश खंडवाल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं आपके पुराने साथी हल्द्वानी से, मनीषा टिकादार जी हैं कलकत्ता से, गणेश दत्त जोशी जी हैं, जयेश प्रजापति जी हैं गुजरात से, नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जयेश सर, आपको भी और पूरे हमारे गुजरात के शिक्षक साथियों को, सारे दर्शकों को गुजराती नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आप और फले फूले। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, राहुल सिंह कुशवाहा जी हैं, मनमोहन चौधरी जी हैं अल्मोड़ा से हमारे रंगकर्मी, देवेंद्र भंडारी जी हैं, हरीश शर्मा यमदूत हैं हमारे, बहुत बड़े हास्य कवि हैं यमदूत साहब, अभी मुंबई में है आजकल, और बहुत कमाल के नाम ही उनका यमदूत है, तो आप समझ सकते हैं। विनीता काम्बीरी जी हैं दिल्ली से, पिछले शो में जो हमारी होस्ट थी और गेस्ट भी रही है, बहुत कमाल की संचालक और RJ हैं। गुलशन राय जी हैं, पूरन सिंह बोरा जी हैं, रौनक मौर्य जी हैं, गुलशन राय हैं, और बहुत सारे हैं सर। बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं सबको पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। जो मुख्य मुख्य मैं देख पा रहा हूँ, रजनीकांत शुक्ला जी, गिरीश चंद्र जी, हरीश चंद्र भट्ट जी, KS रावत जी, राधा तिवारी जी, और अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से, बहुत सारे हैं। कई लोग शानदार अभिनय लिख रहे हैं, राहुल सिंह कुशवाहा जी, नवनीत शेखर जी हैं, कह रहे हैं कि
हमारे, मुझे लगता है कि सिंधिया जी ने जो है चांदना जी से कुछ सीखा होगा। गीता उप्रेती जी हैं, विक्रम अटसूल हैं महाराष्ट्र से, नरेंद्र भावे जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं, हमारे तबले के आचार्य, शो के अतिथि भी रहे महाराष्ट्र से। विक्रम अटसूल जी महाराष्ट्र से हैं, महेश सती जी हैं, चंद्रकांत जोशी जी हैं दिल्ली से, गीतिका जोशी जी हैं, हेम त्रिपाठी जी हैं, मीना पलियाल जी हैं हमारे उत्तराखंड से, दीपक कापड़ी जी हैं पिथौरागढ़ चाइना बॉर्डर के पास में वहां से, भास्कर ज्योति मंडल हैं बंगाल से। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, लेकिन एक सवाल और आया है आपके लिए, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रखा है और मैं पढ़ भी रहा हूँ। आपके प्रशंसक हैं, कह रहे हैं सर आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि हिंदी एक विषय के रूप में आज काफी चुनौतियों का सामना कर रही है और हिंदी शिक्षकों का सम्मान समाज और अभिभावक कम करते हैं? क्या इसका कारण आज शिक्षा की संवेदना या स्वयं के व्यक्तित्व के प्रकाशन का उपयोग होने की जगह रोजगार के जरिए स्रोत के रूप में मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति है? यदि ऐसा है तो इसका समाधान क्या है? राहुल सिंह, प्रवक्ता हिंदी, ब्रिजवासन। ये तो आप ही के कलीग और साथी निकले। जी 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 जी। जी बहुत योग्य और गुणी साथी हैं। जब से मेरे साथ विद्यालय में आए हैं मैं तो और अमीर हो गया हूँ, और सर ने बहुत जी बड़ा प्रश्न मेरे खड़ा कर दिया जी जी जी। तो अभी हम राहुल जी और बाकी सभी दर्शक हम ये बात कर रहे थे। ये बात सही है, ये बात सही है कि आज हम पढ़ाई को यूं देख पा रहे हैं। मैं हिंदी की अगर बात ना करूं तो मैं अगर संवेदनाएं देखूं अपने समाज की दिल्ली में, तो हम ये देख बच्चे या लोग, अभिभावक अधिकतर, सभी नहीं, ये देखते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा, हमारा भला क्या होगा, हमारी नौकरी लगेगी या लगेगी। उसको अगर हम पूरी बात को देखें तो हिंदी कहीं ना कहीं जो भाषा है वो थोड़ी पिछड़ती जा रही है और लोगों की रुचि कम होती जा रही है। लोग संवेदनशील नहीं रहे अधिकतर। जो समाज में घटनाएं होती हैं, जो आज हम समझ लें, अगर हम दिल्ली में प्रदूषण का सामना कर रहे हैं तो उसमें एक कारण ये भी है कि हिंदी या संवेदना से लोगों का, मूल्यों से लोगों का नाता थोड़ा टूटा है या कम हुआ है। तो ऐसा है। और लोग रोजगार की चाह में या कुछ पाने की चाह में, कुछ बनने की चाह में, संपत्ति को इकट्ठा करने की चाह में, हिंदी केवल भाषा का माध्यम नहीं है। हिंदी में संवेदना के बीज बोए जाते हैं। व्यक्ति संवेदनशील होता है तब उसे पता होता है कि मुझे कूड़ा नहीं फेंकना है, मुझे पॉल्यूशन नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना। तो हिंदी के माध्यम से जो हम पाठ पढ़ाते हैं वो संवेदनाओं का निर्माण करते हैं। और लोग दिनों दिन जो सा है बाजारवाद की ओर, पश्चिमी सभ्यता की ओर और धन अत्यधिक अर्जित करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो भी परेशान है। और पश्चिम भी अगर हम देखें, मैं जोशी सर के सामने नहीं कहना चाहूंगा, सब जानते हैं सर, तो पश्चिम जो सा भारत की ओर देख रहा है, वो योगा की ओर देख रहा है, वो हमारी खूबसूरती को देख रहा है। और हम जो सा है उनके उत्पाद जो भरे पड़े हैं, मैं चाहूंगा भट्ट सर आप उस पर भी बात करें, मेरी रुचि है बाजारवाद पे बात करनी। जो उत्पाद भरे पड़े हैं मॉल्स में, हम सर, उसकी तरफ देख रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। ये जो बाजारवाद है सर, इसी का असर है कि आप योग को योगा बोल रहे हैं। जी सर, शायद शायद जी 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 जी। जब योग योगा होकर आता है तो जी, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज का भाग हूँ। अगर वातावरण में प्रदूषण है भट्ट साहब, तो वो प्रदूषण मैं छोड़ भी रहा, संवेदनशील ना होने के कारण छोड़ भी रहा हूँ और ग्रहण भी कर रहा हूँ, तो मैं योगा बोल रहा हूँ। तो योग जब हमारा था तो उसका हमारे लिए मूल्य नहीं है। जब वो योगा बनकर आता है फॉरेन से, तो हमारा उसके लिए वैल्यू है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो नई पैकेजिंग में, नई पैकेजिंग में तो हम इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन हिंदी के, मैं समझता हूँ भाषा पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ाने वाले और संस्कृत पढ़ाने वाले संवेदना से जुड़े होते हैं। हमें अपना काम करते रहना है, हमें संवेदनशील रहना है। और हमें अगर हम 100 विद्यार्थियों को लें तो जितनों को हम बीज बो सकते हैं हम कोशिश करेंगे हम बीज बोने की। और संवेदना तो ताकत है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको लग रहा है कि मैं बड़ी मजबूती से और बड़ी खुशी से बातों कह पा रहा हूं, तो उसका कारण है संवेदना, उसका कारण है वो शिक्षक, उसका कारण है वो साहित्य। तो ये प्रमाण है। जो माने उसका स्वागत है, और जो नहीं माने और मार्ग पर चलना चाहता है तो जाए, जब लौट कर आए तो बिल्कुल आ सकता है। जी सर। जी नवनीत शेखर जी कह रहे हैं कि कक्षा में कनेक्ट या जुड़ाव का बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है। यदि कनेक्ट सही है तो पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से बच्चों के बीच ले जाया जा सकता है और कनेक्ट वातावरण को सहज और आनंददायक बनाता है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थियों को सीखने में आसानी होती है। यह शिक्षक
विद्यार्थियों के बीच बहुत जरूरी है, प्रकाश डालें। तो नवनीत क्या सर, बात। आपने इतना प्रकाश डाल दिया कि सब चमक रहा है, बहुत साफ साफ आपका संदेश। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। और मोतीचंद प्रजापति कह रहे हैं कि आपकी अभिव्यक्ति बहुत शानदार है। हमारे हेम त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उच्चारण है, प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी है। तो आप चूंकि हिंदी के शिक्षक हैं सर, ये तो होना ही है। हिंदी के शिक्षकों का उच्चारण अच्छा नहीं होगा तो हमारा थोड़ी होगा। नहीं सर, आपका है, आपका बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा है। तो अच्छा, आपने शिक्षा में रंगमंच पर भी कुछ प्रयोग किए, और हिंदी तो ऐसा विषय है कि रंगमंच उससे, नाटक तो हिंदी का मतलब जुड़वा भाई है, उसका अंग है, एक जुड़वा भाई भी नहीं, उसका हिस्सा है, हमें कहना चाहिए। तो क्या अनुभव आपको हुए सर शिक्षा के रंगमंच में जब आपने प्रयोग किए, किस तरह से किए, और क्या क्या उसमें आपको कठिनाइयां आई? अगर हमारे शिक्षक जो इस शो को देख रहे हैं, वो अपने जी स्कूल सर। में अपने विषय के साथ, हिंदी की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी तो है ही है, अन्य विषयों में भी अगर रंगमंच का प्रयोग करना चाहें तो कैसे करें सर? थोड़ा सा इस पर आप हमें बताइए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर, अगर हम रंगमंच का, थिएटर का प्रयोग शिक्षा के साथ करते हैं, तो समाज का जो देखने का तरीका है वो ये है। मैं छोटा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ पता चल जाएगा। एक बार मैंने अपने बायोडाटा में लिखा, राज्य स्तर की तत्काल भाषण प्रतियोगिता में मैं प्रथम आया। हम्म। तो किसी एक व्यक्ति को बताया गया, XYZ को, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, तो बताया गया कि मिस्टर सो एंड सो चांदना राज्य स्तर की तत्काल भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। तो उनकी तुरंत प्रतिक्रिया ये थी, हाँ, नाचने गाने वाले लोग ऐसा काम करते रहते। ओ, दुखद। वो बात, वो मुझे बात भूलती नहीं है, और उसको मैंने पॉजिटिविटी में लिया। तो अब इसकी व्याख्या करने की भट्ट साहब जरूरत नहीं है, हमारे सारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, समझ पा रहे हैं। तो जब रंगमंच की बात करते हैं तो हम सोचते हैं वो नाचने गाने वाले लोग। समाज हम्म। में कहीं ना कहीं ऐसा है, भरा हुआ है। हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, मैं उनको कितना ही NSD के बारे में बताता रहता हूँ। मैं उनको बताता हूँ मंडी हाउस है, मैं मंडी हाउस में नाटक देखने जाता हूँ, मैं बताता हूँ NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। बेटे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मतलब ये नहीं है रामू चायला मालिक में आया। हम इससे निकल ही नहीं पाए अभी तो। बहुत से लोग रामू चायला साहब जी में आया, वो नाटक हो गया। तो मैं बताता हूँ NSD में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, उनको बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, इस तरह से ऐसा ऐसा इतने इतने लर्नर लोग पढ़ते हैं, कोशिश करता हूँ। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं जो सा संस्कारों में उनके इनहेरेंट भरा हुआ है कि नाचने गाने वाला होता है। तो जब हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो एक होता क्या है, बच्चों को खुशी तो मिलती है, जब आप रंगमंच करते हैं तो खुशी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि डिसिप्लिन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग उसको हम्म। ढंग से फॉलो नहीं करते। जो टीचर्स हमारे साथ ही करते हैं और सीधा इंप्लीमेंट कर देते हैं, चलो भैया आज हम थिएटर करेंगे और नाटक से हम एक पार्ट को पढ़ाएंगे, तो सारे आपकी उधम मचाएंगे और उसको पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे। तो इसका एक तरीका है भट्ट साहब। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में टाई की वर्कशॉप थी। तो टाई की वर्कशॉप में मुझे असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन के रूप में उन्होंने मेरी रुचि को देखते हुए लिया, जबकि मेरा NSD तो बहुत बड़ी संस्था है, मैं तो साधारण सा अध्यापक हूँ। तो उन्होंने एक वर्ष मुझे लिया उस वर्कशॉप में, महीना भर चली। तो जो भी साथी थे, रिसोर्स पर्सन थे, जिनके साथ मैंने एज ए टीचर असिस्टेंट के रूप में काम किया, चाहे वो आयु में छोटे थे, लेकिन मुझे उनसे सीखने का मौका मिल रहा था। तो एक तरीका है एक वर्कशॉप का। आप भी थिएटर से जुड़े रहे हैं, तो फिर हम जब क्या करते हैं, जब हम पढ़ाने लगते हैं तो पहले उसके लिए माहौल तैयार करना जरूरी है। एक थिएटर की बड़ी सारी एक्सरसाइज वर्कशॉप होती हैं, एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन के माध्यम से आनंद उठता है। शुरू में आनंद नहीं आता, आप कहें पहले ही मैं करने लग पड़ूं। तो जब आप उनको हंसाते हैं, जब उनको एक्टिविटीज कराते हैं, जब स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज होती हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, तो स्पॉन्टेनियसनिटी अंदर से उनके सामने आती है। उनको थकाते हैं, थकाने के बाद एक मैंने और देखा है, जब हम बच्चों को बहुत अच्छे से एक्टिविटी करके थका देते हैं तो उनके अंदर की बात सामने आती है। तो वो मौका होता है कि जब हम अपने चैप्टर को लेके हम उसमें इंक्लिकेट करें, उसमें शामिल करें। तो ये एक तपस्या है। इसको थोड़ा सा अगर साथी अगर चाहते हैं तो क्या करें, थिएटर से चैप्टर करवाने की मैं बताऊंगा, यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत सारे थिएटर के लोग हैं दिल्ली के या और स्थानों के, वो लोग एक्टिविटीज बताते हैं वर्कशॉप की, खिलवाना बताना। तो उन एक्टिविटीज के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटी सी जैसी एक्टिविटी आपको बताता हूं। अगर आप कहें, मान लीजिए हम सर्कल में बच्चों को खड़ा कर दें और एक फुटबॉल हाथ में ले लें। एक व्यक्ति, आप भी, भट्ट साहब भी खड़े हैं, जोशी सर भी खड़े हैं, तो मैंने क्या किया, मैं किसी को भी फुटबॉल फेंक सकता हूँ, किसी के पास भी फुटबॉल फेंक सकता हूँ। और हमने एक उस ग्रुप का टॉपिक का नाम दे दिया ज्योग्राफी, यानी कि रिवर्स के, माउंटेन्स के नाम लेने हैं। मैंने नाम लिया गंगा, और मैंने, भट्ट साहब को मालूम नहीं है, मैंने भट्ट साहब के पास फेंक दिया। भट्ट साहब ने आगे किसी और को फेंक दिया, लेकिन किसी माउंटेन का नाम ले लिया, किसी रिवर का नाम ले लिया।
तो इस तरह से तैयार रहना है। तो ये एक एजुकेशनल टूल है, मैं समझा पाया हूँ शायद। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां हैं यूट्यूब पे, तो टीचर साथ ही अगर कोई और स्रोत नहीं है तो उन गतिविधियों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और उनको देख कर आप बच्चों को थका कर वो एक्टिविटी करा के जब वो सुनने के लायक हो जाएं, उनको लगे कि इसमें से अच्छा निकल कर आ रहा है, तो फिर अपने सब्जेक्ट से उसको जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद का जी step। जी, रमा चौधरी जी कह रही हैं कि गुरुदेव रंगमंच हर विषय के शिक्षण में संप्रेषण को रुचिकर बनाता है। ऐसे में रंगमंच को पाठ्यक्रम का एक अंग बनाने पर आपके क्या विचार हैं? मैंने अभी जैसे कहा, रमा जी मेरे साथ दिल्ली में शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। रमा जी का मैं स्वागत करता हूँ। जिस तरह से मैंने भी कहा कि दिल्ली में जो परिवर्तन हुए, मैं उनका समर्थक था। मुझे लगता था कि मेरी बात को लागू किया गया जो मैं चाहता था। मुझे थप्पड़ याद है सर आज तक, नदी के रूप याद करवाते थे बिना बात पे सर, माफ कीजिएगा सर। लेकिन अब थिएटर को तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उसको लागू हो, थिएटर लागू हो। और मैंने इस बारे में बात भी की है, बताया भी है कि थिएटर को अंडर एस्टिमेट हम ना करें, और थिएटर बहुत कुछ कर सकता है। तो रमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जो टाई के हमारे सर हैं, उन्होंने शायद एनसीईआरटी में सिलेबस तैयार किया है, मुझे रजनीकांत जी बता रहे थे। तो एनसीईआरटी में थिएटर का सिलेबस तैयार हो चुका है, और आने वाले समय में शायद हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और टाई से टाई अप करेंगे, और रंगमंच को हम बकायदा ढंग से जो सा विद्यालयों में लागू कर पाएंगे। ऐसा समय आएगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और जब ऐसा समय आएगा और रंगमंच के जरिए पढ़ाई हो रही होगी, तो शायद मैं 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि विद्यालयों में ये परिवर्तन हो रहा है, और ये आएगा परिवर्तन। जी वाह, बहुत बढ़िया सर। और मोतीचंद प्रजापति जी लिख भी रहे हैं कि जहां लोग दुख एवं तनाव में होते हैं, तो नाचने गाने वाले लोग ही उन्हें उससे बाहर निकालते हैं और उनके चेहरे पर हंसी लाते हैं। तो आपकी सकारात्मकता कह रहे हैं कि अनुकरणीय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मोतीचंद सर मेंटोर हैं दिल्ली में, और सर बड़े संजीदा हैं, खुद ही अपने जी आप में उनका शक्ल और मुखाकृति ऐसी है कि व्यक्ति को पॉजिटिव होना पड़ता है सर। जी सर। जी, और मीना पलियाल जी कह रही हैं कि नाचने गाने वाले लोग आर द एजेंट ऑफ गॉड। वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। इफ वन कैन आमिर डू सर, इट, वन इज फॉर्चून इनफ। Respect for such all the talented persons. Regards to you, sir. मैम धन्यवाद मीना मैम, आप सब हैं तभी तो मैं इस शो से जुड़ा हूँ भट्ट साहब के, और आप सब हैं तो मुझे लगता है कि अपनी बात जारी रहनी चाहिए। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो शब्द भी याद आते हैं, और आप सब भी याद आते हैं मैम। धन्यवाद नहीं करता नहीं, हूँ सर बहुत आपका। बहुत बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं सर। और विनीता काम्बेरी जी कह रही हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ रहा है। आज लेखन में गांधीर्य की जगह सौंदर्यवाद ले रहा है। इस पर भी कुछ कहिए चांदना जी। विनीता मैम भी हमारे साथ दिल्ली में अध्यापिका हैं, और पिछले शो में आई हैं, और रेडियो जॉकी हैं, और मंच संचालन करती हैं। एक परिचित चेहरा है। विनीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ इस शो के माध्यम से। विनीता जी, आशा है मुझे सुन पा रही होंगी। आपका प्रश्न है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ रहा है। आप स्वयं जानती हैं, बिल्कुल पड़ रहा है। आज लेखन के गांभीर्य की जगह सौंदर्यवाद ले रहा है। जी, आजकल वो वाले कवि ज्यादा मशहूर हो रहे हैं जो मंच पर कविता को बांट सकते हैं, और जो वो सब आप नहीं सर, जानते ही हैं। वो मंच पर कविता कम सुनाते हैं, चुटकुले ज्यादा सुनाते हैं। चुटकुलों ने उसका रूप ले लिया, और लोगों को लगता है कि शायद यही साहित्य है। जब संवेदना की हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ और बोल रहा है, वो वाला सही था जो बढ़िया बढ़िया लोगों को हंसाता है। तो लोगों को अल्टरनेटिव मिल गया। जी, रमा चौधरी मैम ने कहा, बहुत बढ़िया, बेहद खुशी है जानकर कि ये प्रयास हो रहे हैं। जी मैम, जी मैम। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। मैं आप काफी देर से लगातार अकेले बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आपको एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। आप थोड़ा सा पानी पीजिए, तब तक हम आपका एक वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे पास 2 वो वीडियो है सर। माइंडसेट वाला चलेगा। मैं माइंडसेट वाला मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को हम दिखाएं, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटते हैं दोबारा। दोस्तों, कैसे हो आप? अगर नजर खराब है तो उसका इलाज हो सकता है। और अगर नजरिया खराब हो जाए तो उसका इलाज खुद से करना पड़ेगा। इस तरह से अगर माइंड में प्रॉब्लम आ जाए
तो डॉक्टर की दवाई से आराम आ सकता है, लेकिन माइंड सेट खराब हो जाए तो उसके लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि फिक्स माइंडसेट वाले सेंटेंसेस को किस तरह से हम ग्रोथ माइंडसेट वाले सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। इस काम में ना मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, वो अच्छे से कर लेता है, मेरे से ना नहीं होगा। मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, अगर मैं ट्राई करूं तो मैं भी अच्छे से कर लूंगा। दुनिया ना एक नंबर की मतलबी और स्वार्थी है। दुनिया भी मेरे बारे में यही सोचती होगी, मैं भी मतलबी और स्वार्थी हूँ, इससे क्या फर्क पड़ गया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुश नहीं रह सकता। खुशी का एक छोटा सा हिस्सा पैसों से आता है, खुशी तो मेरे भीतर है। लोग मेरे को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, लोग अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मेरा दाम लगाते हैं। मैं तो स्ट्रांग हूं, वो ना मेरी कमजोरियां बताता है, मैं नहीं बोलूंगा उससे। मेरी कमजोरियां बता के तो मेरी हेल्प करता है, इससे तो मैं और स्ट्रांग बनूंगा। मैं जरूर बोलूंगा उससे, मुझे मत सिखा, बड़ा हूं मैं तेरे से। बड़ापन तो अहम है, यही सीखने में बाधक है। इंसान किसी से भी सीख सकता है, वो मेरे से अलग है, मेरी उससे नहीं बन सकती। दाल चावल भी तो अलग हैं, लेकिन उनसे पौष्टिक खिचड़ी बनती है। हम दोनों से मिलकर कोई तीसरी बढ़िया चीज बन सकती है। लॉकडाउन की इस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता। हिरण सबसे ज्यादा तेज कब दौड़ता है? जब उसके पीछे शेर पड़ा हो। जब चैलेंजेस भारी होते हैं तो इनोवेशन तभी होता है। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका शुभचिंतक, आपका मित्र राकेश चांदना। आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनिंगफुल चीज जी चांदना जी, बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये इसकी जो आखिरी कोटेशन आपने कही कि कोरोना है, कुछ नहीं हो सकता, फिर आपने कहा कि हिरन सबसे तेज तब दौड़ता है कि जब शेर उसके पीछे होता है। तो सर हम भी वो हिरन है, जब एक कोरोना का शेर हमारे पीछे दौड़ा तो हमने द टीचर शो शुरू कर दिया। वाह जी वाह तो सर, वाह सर। ये जो शो है हमारा, ये कोरोना की देन है सच पूछे तो। आप अगर कोरोना नहीं होता तो हम जी शायद सर। मिले ही नहीं होते, ये शो नहीं हो रहा होता। जी। तो आपने जो संदेश दिया वो हमने पहले उससे सीखने की कोशिश की है सर, आपके संदेश देने से पहले। अरे अरे सर सर, उधर से आप शुरू कर रहे थे, इधर से हम शुरू कर रहे थे। वाह क्या बात है। तो गिरीश चंद जोशी सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, लेकिन तो वो मैं स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। सर आप सुन पा रहे हैं जोशी सर? बड़ी देर से उत्सुक हूँ। गिरीश चंद जोशी सर कुछ तगड़ा सा क्वेश्चन कह के मुझे फंसाएंगे। हाँ वो सर, वो कुछ नेटवर्क की दिक्कत है सर। जी सर, वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। इस बीच मोतीचंद प्रजापति जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति वो समाज के विषय में विकास में माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और मोहन चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कला शिक्षा के उत्तराखंड से। बहुत सुंदर इस वीडियो के लिए उनकी नमस्कार। प्रतिक्रिया है। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, कुंदन सिंह रावत जी हैं, बागेश्वर से कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, एक साथ कितने सारे परिवर्तन, कितने भाव परिवर्तन। और आपका तो सर मैंने देखा बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी एक जगह दिख रही थी किसी फोटो में, और बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि कलाकारों वाला आपका जो अपीयरेंस है वो हर फोटो में अलग दिखता है। सर दिखा दीजिए ना एक बार। हाँ वो अभी सर मोबाइल में, दरअसल लैपटॉप में नहीं है, तो इसलिए मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। जी सर, जी क्योंकि सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो ये आपने जो अभी तक के एक्सपीरियंस शेयर किए,
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना रह गया सर, वो है कि आप चूंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो आपको कौन साहित्यकार है सर जो सबसे ज्यादा प्रिय है हिंदी की, अगर मैं बात करूं तो? सर ये मेरे लिए, मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा, और मेरे लिए ये प्रश्न कठिन प्रश्न है सर, कि कौन सा अच्छा, तो आपने साहित्यकार। तैयारी पहले करनी थी सर, अगर आपको पता था आएगा तो। नहीं, क्योंकि मेरे लिए कठिन प्रश्न है कि मेरे लिए कौन सा साहित्यकार ज्यादा पसंद का है, तो बस एक साथ साथ संस्मरण जोड़ देता हूँ, इस बात का उत्तर मिल जाएगा जी। कि सर मैं एक बार कक्षा में पढ़ा रहा था, तो जोशी सर आ गए। जोशी सर सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर हाँ। सर सर, जब जब तक धुरी ना हो तो सरकमफ्रेंस पे घूमने में मजा नहीं आता सर। सर तो सर मैं क्लास में पढ़ा रहा था, अभी नवनीत शेखर जी कुछ लिख रहे हैं, हम पढ़ेंगे। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो सूरदास को पढ़ाते हुए मेरी आंखों में, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कि खुद के बारे में कहने से पुण्य कम होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब विद्वत जन सामने हो और उसका सही लाभ ले रहे हो तो फिर कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो कक्षा में पढ़ाते हुए, सूरदास को पढ़ाते हुए मेरी आंखों से आंसू भी आए हैं, और मैं ठहाके लगाकर भी हंसा हूं, और बाकी संवेदनाएं भी सब हुई हैं। तो एक बच्चे ने, एक हमारे जो सीनियर थे, उनको शिकायत की कि मुझे इस आदमी के बारे में समझ में नहीं आता, ये कभी तो रोने लग पड़ता है और कभी ठहाके लगा के हंसता है, कभी ये क्या करता है, और बात मुझे पता चल गई। तो उस बात को जब मुझे पता चला तो मैंने आत्मविश्लेषण किया कि हो सकता है ये मेरे में कोई गलती हो, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शिक्षक के रूप में। तो एक दिन गीता का अध्ययन कर रहा था, तो गीता का अध्ययन मैंने सिलसिलेवार नहीं किया भट्ट साहब, कभी भी खोलता हूँ, कोई पृष्ठ खुल जाता है, उसको पढ़ लिया और मंथन करते रहो। मैं ये मानता हूँ कि पूरा अध्ययन कर ले और कंठस्थ हो जाए, वो इतनी अच्छी चीज नहीं है कि आप उसको लागू करो जीवन में। तो वहां पर मैंने ये पढ़ा जी। कि भगवान स्वयं कहते हैं, हमें प्रवचन नहीं कर रहा, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस प्रकार से संवेदनाएं प्रकट करता है, एक श्लोक बताया गया है कि जो कभी मेरे मेरे विषय पर आते हुए कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कभी वो प्रसन्नता में, आह्लाद में हंस पड़ता है, तो भगवान ने उनको अपना प्रिय भक्त बताया। तो मुझे खुशी है कि मैं ना जानते हुए भी वो सब था। कई बार व्यक्ति अपने आप में सोच लेता है कि मेरे में ये योग्यता है, समाज उसे कह देता है कि अयोग्यता है, लेकिन उसको आत्मविश्लेषण करके लगता है कि वो योग्यता नहीं है, वो भगवान की दी हुई विशेषता है। तो हमें आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए। तो आपने कहा मुझे तो सूरदास प्रिय हैं और तुलसीदास प्रिय हैं, और बहुत प्रिय हैं जी, इसके साथ मैंने उत्तर दिया, क्योंकि सूरदास ने मुझे रुलाया भी है। और तुलसीदास जी की एक बार मैं विनय पत्रिका एमए के लिए पढ़ रहा था। मेरे साथ एक दिक्कत है सर, लोग पढ़कर एमए पीएचडी कर जाते हैं, मैं विनय पत्रिका पढ़ रहा था तो मेरे को इतना वियोग हो गया, पूछिए मत, और मैं उसमें इतना डूब गया कि वापस लाना बड़ा मुश्किल रहा। जैसे आमिर खान कई बार कहते हैं, आमिर खान की पत्नी कहती हैं कि ये किस रूप रोल में होते हैं मुझे पता नहीं चलता, कभी किसी में होते हैं कभी किसी में होते हैं, और लोग समझते हैं एक्टिंग आसान है। तो एक्टिंग में एक अक्स में आने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने सोच लिया मैं राजा हूं, और राजा का आपने एक्ट किया और राजा बन गए, अब राजा से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब लोग, आम लोग इसको नहीं समझ पाते। तो हमें सुनने को मिलता है, हम सुनते हैं, हम भी कहाँ समझ पाते। तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो विनय ये पत्रिका तो पढ़ रहा ये, था, विनय पत्रिका जी में मैं जी इतना हाँ, डूब विनय। गया कि निकलना मुश्किल हो गया। तो फिर इसलिए मैं जोनसा ने ज्यादा चीजें पढ़ता नहीं हूँ कि ये ना हो कि नौकरी वोकरी भी जोनसी है वो रह जाए और कहें कि आपने फोटो की बात की कि बाबा जी बन गए। वैसे ही मेरी हरकतों से घर बच्चे सारे या लोग कई बार कहते हैं कि बाबा जी जैसी प्रवृत्ति होती है, तो इसलिए संसार भी बचा रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बाबा मत बनिए, अभी आपको 5 साल और पढ़ाना है स्कूल में, उसके बाद फिर आपको छूट है। अच्छा सर, ठीक है। तो ये तो मतलब काव्य में बात हुई कि तुलसीदास जी और सूरदास जी आपके प्रिय कवि हैं, लेकिन अगर हम गद्य साहित्य की, कहानियों की, उपन्यास की बात करें तो वहां आप किसको ज्यादा पढ़ना पसंद करते व्यंग पसंद है सर मेरे को, हरिशंकर परसाई जी जो लिखते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि व्यंग कई बार हैं? मैं भी कर देता हूँ, हमारे मित्र साथी हैं मेंटोर, कई बार तो मैं व्यंग कर लेता हूँ, तो वो समझते हैं
अच्छा लगता है मेरे को व्यंग पढ़ना हरिशंकर प्रसाई जी को। और आपने ये जो बात की ना विशेष साहित्य में, मेरी कुछ एक विशेष जैसे साहित्यकारों की रुचि होती है ना, उसमें मैं बिल्कुल नील हूँ, क्योंकि मेरी 20 फील्ड है, अलग अलग 20 फील्ड है, बहुत सारे फील्ड्स में काम करता हूँ, तो एक फील्ड में इस प्रकार से टिक कर नहीं कर पाता, मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, तो नाटक कौन कौन से पसंद है सर आपको? हिंदी नाटकों की अगर हम बात करें, शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे। नहीं सर, बिल्कुल मैं इस मामले में खोखला हूँ। मेरे सामने जो चीज सामने आ जाती है, मुझे कुछ नहीं याद रहता मैंने क्या देखा, अच्छा, नाटक का नाम क्या था, तो सर कवि का नाम क्या था, हमें लेखक उम्मीद का है नाम क्या सर, था, ये हमें अयोग्यता भी उम्मीद है। है हमें उम्मीद है सर, हमें उम्मीद है कि आप जोशी सर को, हमको और द टीचर शो को नहीं भूलेंगे। सर आपको नहीं भूलूंगा सर। जी जी। जी जी जोशी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे निश्चित रूप से इस बात पर? उनके दांतों में चना फंस गया है चांदना जी के, सर पानी पी लीजिए। नहीं सर ठीक है जी, वो कुछ मैंने खाया था। जी, जी जोशी सर, जी सर मैं बच्चों से जी। जोशी सर आपका माइक प्रश्न म्यूट बोलिए। है जोशी सर। जोशी सर माइक म्यूट है आपका सर। नहीं सब बढ़िया। जी अच्छा, जी सर, हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि हम आप कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, वो 1.25 घंटा हो गया लगभग, तो आप भी कुछ बातचीत करना चाहें चांदना जी से तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। मैं चांदना जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बातचीत होती रहती है, चेहरे ने चेहरे को पढ़ लिया बहुत है, और इन्होंने तो आज पुरानी यादों में हमको विचरण करवा दिया, बहुत अच्छे। जी तो चांदना जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और हम कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो अभी तक हम आपसे नहीं निकलवा सके, हमें कुछ कौशल का अभाव रहा हो तो आप नहीं कह पाए होंगे, कुछ छूट रहा हो, कुछ ऐसा सर महत्वपूर्ण हो जो आप बताना चाहते थे हमारे दर्शकों को, और वो दूसरी कविता रह गई है अभी सर, वो जी सर मैं, जी सर मुझे जी याद आ सर गया। जी जी पहले वो सर दूसरी सर जो कविता सुनते सर, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी सर जी सर जी सर उसमें उसमें सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विशेष रूप से जो मैं कार्य करता रहा हूँ, जिसकी कोई निशानी नहीं है, जिसका कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट नहीं है, वो है कि बच्चों की काउंसलिंग, विद्यालय छोड़ने के बाद मार्गदर्शन। मुझे वाह, बहुत सारे बच्चों के, शाम का समय रखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं, फोन आते हैं, और मेरे से खुलकर बात करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मैं आपका मार्गदर्शक या काउंसलर बनना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप उन्होंने उम्मीद की, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, और काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, बड़ी कठिन 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 कार्य है, जब मैंने किया तो तब पता चला। तो ये मेरी सेवा रही है, मुझे लगता है कि बच्चों का इसमें भला हो रहा है। और दूसरा, बहुत अच्छे। मैंने आपको बताया। जी जी जी। और स्वास्थ्य के प्रति क्या खाना चाहिए, और मॉल में जो चीजें मिलती हैं उनके रैपर्स में क्या लिखा होता है उसको पढ़ता हूँ, कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी नहीं है, इसके बारे में मेरी विशेष रुचि है। उसको मैं अच्छे से अध्ययन करता हूँ सामाजिक रूप से। और बताया मैंने कि अभिव्यक्ति और एक्टिविटीज के जरिए कोई भी चीज करवाना तो मुझे अच्छा लगता है। वाह, जी। बढ़िया। तो ये कुछ जो काउंसलिंग आपने, के बारे में पूछ रहे हैं। जी। हाँ काउंसलिंग के बारे में सर, आपको काउंसलिंग में कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसी घटना हुई हो कि जो आपको लगा कि ये हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई आपके पास केस आया कभी? कि ये हो ही नहीं सकता, नहीं सर, जो भी हम्म, संसार में है वो घटित हो सकता है, जो भी संसार में है सब घटित हो सकता है। जैसे मैं इसी क्षण गमन कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है सर, तो कोई ऐसी घटना नहीं होती कि जो नहीं हो सकती सर। नहीं, जी सर, अभी नहीं जोशी कर सर। सकते सर आप गमन, अभी तो गारंटी है, मेरी गारंटी है, 100 तक आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। जी सर, धन्यवाद सर। जी जोशी जोशी सर। जी, सर माइक म्यूट है आपका, जोशी सर माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। की किताबों में स्पेशली दिल्ली में मैंने देखा कि उसके लेसन में लगातार परिवर्तन होता जी सर। है ना, एक साल कोई दूसरा है, एक साल कोई दूसरा है, वो ठीक है, एक विशेषज्ञ होते हैं, वो अपना सिलेबस बनाते हैं, उसी हिसाब से वो चुनते हैं।
क्या कोई ऐसा प्रयास हुआ है कि जहां हिंदी की शुरू से लेके जो किताबें लगती थी और आज तक जो भी किताब लगी वो कहीं मिल सकते हैं, कहीं देखने को मिल सकती है? जैसे आपने पिछले 8 सालों में 10 सालों में देखा होगा किताबों में काफी परिवर्तन हुए, कभी घनानंद आ गए, कभी दूसरे कवि आ गए, कभी तीसरे कवि आ गए। तो वो जो चेंजेस है या जो स्वरूप था, जिसको भी आप ज्ञान भारती कहें, हिंदी भारती कहें, भारत भारती कहें, जो भी नाम चेंज करते रहते हैं, उन किताबों का स्वरूप किसी के पास कोई संकलन होगा कि किताबें ऐसे ऐसे चेंज हुई? एनसीईआरटी में मिलेगा? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा शायद। सर मैं क्योंकि अपडेट होता रहता है और नई बुक्स जो सी आती रहती हैं, पुरानी वाली रिप्लेस होती रहती हैं, जिसकी जरूरत है वो लोगों के सामने आ जाती है। और जो मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं या टीचर हैं, तो आप अधिकतर लोग तो वो बुक चाहेंगे जो इस समय चल रही है, लेकिन ये पुस्तकें किसी के पास भी भंडार में हो सकती हैं, एनसीईआरटी के पास निश्चित ही हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे डाली होंगी कि नहीं डाली होंगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन होंगी तो उनके पास जरूर होंगी, वो सुरक्षित होंगी। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके पास सारी पुरानी बुक्स, जैसे दिल्ली का कैंप एरिया है, वहां पर सब यूनिवर्सिटी के पास में सारी पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स मिलती हैं, और यूपीएससी के जो प्रतिभागी हैं वो सारे पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एनसीईआरटी के पास अवश्य होंगी, लेकिन रिप्लेस करते रहते हैं, जो जहां तक मेरी जानकारी है, नई पुस्तकों को। सर राकेश, रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं कि नवभारती जरूर कोई रखता होगा। नवभारती मतलब किताब का नाम होगा सर, हिंदी की किताब का नाम होगा संभवतः, हिंदी की किताब का नाम हो सकता है संभवतः। नहीं, मैं तो पुरानी चाहता हूँ ना, जब वो पद्य संचयन, पद्य संकलन होता था हमारे टाइम में, गद्य भारती होती थी, पद्य भारती होती थी, तो वो जो किताबें हैं 70s की 60s की, वो कहीं मिल सकती हैं? सर इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है मेरे पास। ये सर आपका सवाल सर एनसीईआरटी के पास एनसीईआरटी को अप्रोच किया जाए तो नेचुरली उनके पास जरूर सुरक्षित हो, अवश्य सुरक्षित हो। चलिए, तो नजदीक ही है घर के, तो जाके ये किताबें सर एनसीईआरटी की हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की हैं? सर एनसीईआरटी की हैं, छोटी क्लासेस में प्रकाशित। एनसीईआरटी की अगर है तो एनसीईआरटी के पास होंगी, अगर स्टेट्स की है तो स्टेट की एनसीईआरटी में मिल सकती है। लेकिन ये बड़ा एक रोचक विषय होगा सर कि पाठ्यक्रम आजादी के बाद से कैसे कैसे बदलता गया, उस पर अगर कोई शोध हो तो बड़ा अच्छा कुछ निकल के आएगा उसमें कि उसका क्या परिणाम रहा और क्यों बदला गया, बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, स्क्रीन पर हैं, और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं, खैर जो भी है। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत मजा आया, और आपका जो वीडियो था वो माइंडसेट वाला, उसने बहुत सारे लोगों का माइंडसेट आज चेंज किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और नहीं किया होगा तो आगे करेंगे। तो मेरी गारंटी थी कि 100 तक हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, तो लेकिन मैं कोई गारंटी देने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए मैं 100 को जल्दी समेटता हूँ, ताकि जो है आप सुरक्षित जो है शाम का भोजन करके आनंद मनाएं। और आज की लीला दर्शकों को यहीं पर समाप्त हम करने की इजाजत चाहेंगे चांदना जी से। चांदना जी अगर कुछ और कहना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे। तो कविता रह गई सर, कविता, दूसरी कविता रह गई। जी मैं कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। और प्रश्न अगले 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 प्रोग्राम से सर, पक्का। ठीक। हाँ जी जी जी, कविता। उठ जाता हूँ भोर में ही, उठ जाता हूँ भोर में ही, क्योंकि सपने सुहाने नहीं आते। उठ जाता हूँ भोर में ही, क्योंकि सपने सुहाने नहीं आते। सो जाता हूँ सांझ में ही, क्योंकि जाम बनाने नहीं आते। सो जाता हूँ सांझ में ही, क्योंकि जाम बनाने नहीं आते। नाम से जानने वाले रोज आते हैं, नाम से जानने वाले रोज आते हैं। गाली दे के गले लगाने वाले यार अब नहीं आते। गाली दे के गले लगाने वाले यार अब नहीं आते। पिटते देखने को खड़ी तैयार है दुनिया, पिटते देखने को खड़ी तैयार है दुनिया। गर्त में डूब तो जाऊं, अब बचाने वाले हाथ नहीं आते। हाय हाय, इंसानों पिटते देखने को खड़ी तैयार है दुनिया। जब आप सत्य पे चलो तो फिर लोग चाहते हैं कि पिटे, पिटे जरूर पिटे,
पिटते बिल्कुल। देखने को खड़ी तैयार है दुनिया, गर्त में डूब तो जाऊं अब बचाने वाले हाथ नहीं आते। इंसानों की क्या कहें, इंसानों की क्या कहें, देख के धुंधली तख्ती मेरी, दुनिया तख्ती के लिए मर जाती है, विजिटिंग कार्ड के लिए मर जाती है। इंसानों की क्या कहें, देख कर धुंधली तख्ती मेरी, गए तो पिछली दिवाली पर वो मेवों के थाल लौट कर नहीं आते। मेरी हालत देखकर जो मेवों के थाल जाया करते थे, अब कोई लौटाने नहीं आता इस दिवाली पर, तख्ती धुंधली हो गई। क्या बात है। किससे दिल लगाऊं, किससे दिल लगाऊं, किससे दिल लगाऊं जिंदगी की कदम ताल में, किससे दिल लगाऊं जिंदगी की कदम ताल में, जो चले गए ऊपर चले गए, जो चले गए इस दुनिया से वो फिर लौट कर नहीं आते। किससे दिल लगाऊं जिंदगी की कदम ताल में, जो चले गए फिर लौट कर नहीं आते। जीता हूं ये सोचकर कि जी लूं पूरा का पूरा इसी पल ही, जीता हूं ये सोचकर कि जी लूं पूरा का पूरा। मरने वाले अपना श्राद्ध करने खुद नहीं आते, मरने वाले अपना श्राद्ध करने खुद नहीं आते। चांद तारे पक्षी पेड़, चांद तारे पक्षी पेड़, ये होता भी है। कई बार मैं विद्यालय में, मेरे विद्यार्थी जानते हैं, मैं ऊपर पेड़ों में कोयल को देख रहा होता हूँ, तो लोग भी देखते हैं कि ये क्या देख रहा है, फिर देखते हैं क्या है, ऊपर 500 का नोट देखते हैं, छोड़ ना बेकार की बात है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या देख रहा है भाई। तो चांद तारे पक्षी पेड़ जब से मेरे यार बने हैं, ध्यान दीजिएगा, चांद तारे पक्षी पेड़ जब से मेरे यार बने हैं, ऊंची सोसाइटी वालों को हम रास नहीं आते। चांद तारे पक्षी पेड़ जब से मेरे यार बने हैं, ऊंची सोसाइटी वालों को हम रास नहीं आते। हर खासो आम में जब से तू दिखने लगा है भगवान, हर खासो आम में जब से तू दिखने लगा है, ताकतवर समझ मुझे घटिया मेरे घर नहीं आते। जब से हर खासो आम में तू दिखने लगा है, ताकतवर समझ मुझे घटिया अब मेरे घर नहीं आते। ये प्रतीकात्मक है। अगली पंक्तियां, कहते हैं बढ़ते हैं जो तेरी ओर, उसी अध्यात्म की तलाश की बात है। कहते हैं जो बढ़ते हैं तेरी ओर, मिट जाते हैं पते उनके। सेंडर भी अपना पता लिखता है, भेजने वाला, और खत अगर पहुंच ना पाए तो सेंडर के पास वापस आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि बढ़ते हैं जो तेरी ओर, मिट जाते हैं पते उनके, सेंडर के पते मिट जाते हैं। बढ़ते हैं जो तेरी ओर, मिट जाते हैं पते उनके, वो खत लौट कर फिर अपने घर नहीं आते। अर्थात जो तेरी तरफ चला जाता है वो पार ही चला जाता है, फिर वो लौट कर वापस नहीं आता। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, प्रतीकात्मक। जी सर, जी। उठ जाता हूँ भोर में ही, सपने सुहाने नहीं आते, सो जाता हूँ सांझ को ही, जाम बनाने नहीं आते। धन्यवाद जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी भोजन करके सोइएगा सर अभी। जी सर, मैं भोजन 6 बजे कर लेता हूँ। अरे बाबा, आप तो संत पुरुष है। संत पुरुष नहीं हूँ, स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ, संत पुरुष नहीं हूँ। जी जी, वही बहुत अच्छी आदत है सर। हम भी कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करेंगे, 6 बजे भोजन कर ले, लेकिन अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए मैंने समय जो सा शरीर बिगुल बजा देता है। एक बार शाम को 6 बजे कुछ खाने का दिल करता था, तो भूख अपने आप उठती थी, तो क्यों नहीं खा लिया जाए। तब से खाना खाया तो अच्छा लगा, 6 बजे खाना शुरू कर दिया। और ठीक इसी प्रकार से प्रभात में स्वयं भगवान जगा देते हैं, तो बहुत जल्दी जो उनसा उठ जाता हूँ। और ये बात सच है कि उठ जाता हूँ भोर में ही, क्योंकि भोर में सपने सुहाने आते हैं, इसलिए भोर में उठ जाता हूँ। क्योंकि सपने सुहाने नहीं आते, इसलिए भोर में उठ जाता हूँ और सो जाता हूँ शाम को ही। 9 बजे लगभग मैं सो जाता हूँ, तो सो जाता हूँ शाम को ही, अब जाम बनाने नहीं आते। ये जीवन का फलसफा भी है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, मुझे हमें जिस तरह से आज आनंद आया चांदना जी से बात करके। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा। जी सर, तो अगर आप जी बोलिए सर। बस मेरा जो हिंदी शिक्षक के अलावा जो मेरा पूरा दृष्टिकोण रहता है, वो समाज के परिवर्तन के प्रति रहता है। समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, हम जो शहरों में देखते हैं सर, जोशी सर और भट्ट सर, हम जो शहरों में देखते हैं कि लोग मॉल से लगातार उन सामानों को लेकर आते हैं और उनसे बीमार होते हैं, और शहरों में लगातार बहुत सारी लैब और डॉक्टर्स की भरमार जो उनसी इकट्ठी हुई है। मैं कई बार भ्रमण करने जाता हूँ, मेरा बड़ा दिल है उत्तराखंड आने का, मेरे मित्र बन गए हैं सब आप, तो उत्तराखंड में शायद मैं आ पाऊंगा।
तो लेकिन अगर कभी मैं भ्रमण करने जाता हूँ, मथुरा और काशी की बात बताना चाहता हूँ सर। मथुरा और काशी प्राचीनतम नगरियां हैं, ठीक है। वहां पर मैं जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, जो दुनिया देखती है शायद उससे अलग दुनिया में निकल जाता हूँ। आप मथुरा में जाइए, काशी में जाइए, दोनों में एक समानता पाएंगे। क्या समानता पाएंगे कि वहां पर सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता होता है, खूब अच्छे से, खूब अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तिलकधारी धोती पहन के और कुर्ता पहन के निकलते हैं। दोनों स्थानों पे बता रहा हूँ, दोनों दूरी पे हैं, दोनों स्थानों पे बता रहा हूँ। तो एक गंगा के किनारे, एक यमुना के किनारे है, तो धोती पहन के और कुर्ता पहन के निकलते हैं और मुंह में पान होता है, और उनकी बातों में जो संस्कृति झलकती है उसके साक्षात दर्शन होते हैं। वहां पर जो शहरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े बड़े रिटायर्ड लोग हैं, वो लाठी लेके चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं और स्टिक लेके चलते हैं, कुत्ते जो पीछे ना पड़ जाए, और बात करते हैं, हाँ भाई तेरा लिपिड प्रोफाइल कैसे आया, तेरी शुगर कैसे आई है। और वहां पर काशी में और मथुरा में सुबह सुबह लोग जलेबी खाते हैं, फैट वाली, और कचौड़ियां खाते हैं और मस्त बिंदास रहते हैं। तो वहां पर डॉक्टर भी कम है, लैब भी कम है, और महानगरों में दिल्ली में जगह जगह पे डायग्नोस्टिक लैब्स खुली हुई हैं, डॉक्टर और केमिस्ट की दुकानें बनी हुई हैं। तो एक तो जो प्रोसेस फूड्स हैं सारे हमारे, उनसे बीमारियां बनती हैं, और वही दरअसल कुल मिला के क्या है, सर मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं, पूरा एक नेक्सस है सर। नेक्सस क्या है कि यही जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग ऐसे पदार्थ को बनाती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति दाल भात खाकर, खिचड़ी खाकर भी बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है। ये मैंने आपके पहाड़ के लोगों से सीखा है। उनका इंटरव्यू लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या खाते हो आप, आलू खाते हैं, राजमा खाते हैं, और बहुत स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बादाम काजू खाते हैं लेकिन फिर भी अस्वस्थ रहते हैं महानगरों में। तो हम ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्रिकेटर्स का और फिल्म स्टार का सहारा लेकर लोगों को दिखाती हैं, वस्तुओं का विज्ञापन करवाती हैं। हम मोह में आकर जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन चीजों को उठाकर महानगरों में घर ले आते हैं, उनसे हम बीमार होते हैं, और बीमार होकर अस्पतालों में जाते हैं। तो अस्पतालों में भी वही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अस्पताल हैं। तो ये फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स जो विज्ञापन करते हैं, और ये सब मिलकर जो सा है फिर उनके अस्पताल हैं। तो ये क्या है कि कुल मिलाकर हमारा सारा धन वहां पर चला जाता है और हमारा स्वास्थ्य जो सा है बिगड़ता है। तो हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। 50 तरह के साबुन की, 100 तरह के साबुन की, 20 तरह के कोलगेट, 20 तरह के पेस्ट की, जबकि स्वस्थ जो सा है जीवन शैली से कैसे रह सकता है वो गांव में जाके सीखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर सारा अपना धन जो सा है, समय जो सा है बर्बाद कर रहे हैं, और अधिक से अधिक उपभोग करने में लगे हुए हैं। यही बाजारवाद है जिसके चुंगल में फंसे हुए हैं। माफ कीजिएगा, जो अभिनेत्री साबुन का विज्ञापन करती है, इस साबुन के नहाने से जोशी सर मेरी सुंदर सुंदर त्वचा बन गई है, शायद उसके जो पेट डॉग्स हैं वो भी उस साबुन से नहीं नहाते होंगे 10 रुपए वाले से, लेकिन वो विज्ञापन करती है। हम सोचते हैं कि वो बता रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और हम जो सा चुंगल में फंस जाते हैं, और बहुत 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 हमें नुकसान सहने पड़ते हैं। पुदीने से क्या लाभ है वो तो हमारे पूर्वजों ने बताया, उसके बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन दूसरी जो चीजें हैं जो उत्पाद कंपनियां बनाती हैं उसका विज्ञापन दबाकर किया जाता है, और टीवी हमारे सामने खुला होता है, सबके सामने सुलभ है, हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि अगर ये खाओगे तो हीरो बन जाओगे। उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम अपनी संस्कृति से कट रहे हैं, संवेदना से कट रहे हैं, भाषा से कट रहे हैं। इन सब का मूल जो सा ये है। और एक मेरी दुख की बात ये भी है कि लोग अध्यात्म को आज के समय में बहुत लोग बुरा कहते हैं, अध्यात्म के बारे में बहुत कहते हैं। दरअसल इसके पीछे बुराई अध्यात्म की नहीं है, बुराई बाजारवाद की है, कि बाजारवाद ने ऐसा बना दिया है कि हमारी संस्कृति से हमें जो सा अलग कर दिया, बताया कि वो तुम्हारा अच्छा नहीं था, जो मैं प्रकट कर रही हूँ वो मेरा अच्छा है। जागने का विषय है। मैं जब भी जाता हूँ तो डिस्कोर्स करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो इन विषयों पर बात करता हूँ। तो ये विषय रहते हैं। इसके बारे में अगर आप और पूछते तो मैं और कुछ बता पाता। सर ये टीचर शो है सर, और ये आपके अंतिम प्रवचन सुनने के बाद हमको समझ में आ गया कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं। नहीं सर, मैं अभी भी कर रहा हूँ सर, अभी भी कर रहा हूँ सर, वर्तमान में भी कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम हो जाएगा सर। वो किसी ने एक स्लोगन दिया था कि अयोध्या केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अच्छा जी। मथुरा काशी जो है, मथुरा काशी इंतजार कर रहे हैं। और वो जलेबा मैंने भी खूब खाया है काशी में और मथुरा में कई बार, जो सुबह सुबह मिलता है एकदम गंगा जी के किनारे। खैर आपका आभार सर, आप हमारे शो में आए और इतनी खूबसूरत, इतनी जानदार, इतनी शानदार, इतनी आध्यात्मिक बातें आपने कही। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अब हम हर बृहस्पतिवार को आप सबके सामने लाइव आएंगे 6:30 बजे, जब तक जाड़ों का मौसम है। गर्मियों में फिर 7 बजे आएंगे। तो 6:30 बजे हर बृहस्पतिवार को कोई नए मेहमान हमारे साथ इस शो में रहेंगे। उनसे हम उनकी दुनिया की बातें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे।
अगले बृहस्पति को हम फिर आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 बजे। और अब तक के 151 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। तो आप सब ऐसे विद्वान शिक्षक साथियों के जो अनुभव हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनका संगीत, उनकी कला, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर जाकर के देख सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि द टीचर्स शो के साथ बने रहिए, इसे आगे बढ़ाइए, आपका कार्यक्रम है। और अगर आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हो तो अपना बायोडाटा मेल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। जब भी आगे अवसर होगा हम कोशिश करेंगे कि आप सब इस शो में रहें, हम आपसे बात करें, आपसे कुछ सीखें। और चांदना सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मुझे डर लग रहा है कि आप आज के बाद हमें और हमारे शो को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। जैसा कि आपने कहा, भूल जाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें याद रखेंगे सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः शो के हमारे सभी मेहमानों, दर्शकों, साथियों, विशेषज्ञों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी का भी आभार है कि वो आए, हालांकि नेटवर्क का थोड़ा सा समस्या रही। और अगले बृहस्पतिवार को आप सवाल एक रहेगा, जोशी सर का सवाल जो हमेशा रहता है, इस बार नहीं रह पाया, अगले बृहस्पति को रहेगा। तो चश्मा जीतने का भी एक अवसर माँ ऑप्टिकल्स की ओर से जो हमें मिला है वो जारी रहेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। अगले बृहस्पति को फिर मिलते हैं। और आप सब ने जो टिप्पणियां दी उनके लिए हम आपके आभारी हैं। जुड़े रहिए दर्शकों, हमें कमेंट्स करते रहिए मेल, व्हाट्सएप या फेसबुक लाइव पर। अगले बृहस्पति के लिए नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।